बिलियन रेसों में से मैंने अमोर्फ बनना चुना, एक खतरनाक एलियन जीव। ये रेस दूसरों को निगलकर और इवॉल्व होकर मजबूत बन सकती थी, इतनी कि एक पूरा प्लैनेट एक ही बार में निगल ले। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी इस रेस का ऑनलाइन रेट सबसे कम था, बस इसलिए क्योंकि पैदा होने पर अमोर्फ बहुत नाजुक होते हैं। वो सिर्फ छिपकर हमला करके एक कॉकरोच को मार सकते थे। अपनी आंखों के सामने 0 के करीब वैल्यूज देखकर मैंने अविश्वास में अपनी आंखें मली। सोचा कि मैंने जरूर गलत देखा होगा। ये स्टैट्स इतने दयनीय थे। एक असली ओवरलॉर्ड बनने में तो सदियां लग जाती, पर अभी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन विंडो बंद की, मैंने अपना पहला मोल्ट महसूस किया। मोल्ट करने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका था। मुझे जल्दी से अपनी एनर्जी पूरी करनी थी, सो मैं सिर्फ एक खाली वेयरहाउस में चुपके से जा सका, क्योंकि अगर मैं बाहर खाना ढूंढने के लिए रेंगता तो दूसरे मुझे सूखे बिच्छू की तरह आसानी से कुचल सकते थे। सो मैंने अमोर्फ्स की अनोखी हाइपर सेंसेस एक्टिवेट की और जल्दी से खाने से भरा एक कंटेनर ढूंढ लिया। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जिसने चीजें मुश्किल कर दी। फिर मैंने सीधे 1234 एंटर किया। अगले ही पल वेयरहाउस का डोर खुल गया। लगता है मैं बहुत लकी हूं कि मैंने सही अंदाजा लगा लिया। कितने लोग असल में ऐसा पासवर्ड यूज करेंगे? जैसे ही मैंने चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया, मैंने नोटिस किया कि मेरे पीछे से एक कॉकरोच पास हो रहा था। सो मैंने उस मोमेंट का फायदा उठाया जब वो ध्यान नहीं दे रहा था और अपना लाइटनिंग 5 हिट कॉम्बो लॉन्च किया, उसे पूरी तरह से सबड्यू कर लिया। इस मोमेंट पर मैं क्यूरियस था कि एक अमोर्फ के मुंह में कॉकरोच का टेस्ट कैसा होगा। सो मैंने उसे एक ही बाइट में स्वॉलो कर लिया। क्रिस्पी और क्रंची चिकन जैसा फ्लेवर था। उसी टाइम एक इन्फॉर्मेशन विंडो अचानक से अपीयर हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रीडेटर इफेक्ट ट्रिगर कर दिया है। कॉन्ग्रेच विंग्स को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। क्या आप अप्लाई करना चाहेंगे? मुझे इतनी जल्दी जेनेटिक फ्रेगमेंट्स मिलने की उम्मीद नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रिगर प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, क्योंकि जेनेटिक फ्रेगमेंट्स एक अमोर्फ का कोर हैं, वो सिर्फ लगातार डेवोर करके ही मजबूत बन सकते हैं। सो मैंने इमीडिएटली कंफर्म बटन प्रेस किया। फिर मेरी बैक से 2 बल्जेस प्रोट्रूड हुए और विंग्स की एक पेयर इंस्टेंटली ग्रो हो गई। ग्रे विंग्स की इस पेयर को देखकर मैं काफी सेटिस्फाइड था। आफ्टर ऑल ये एक इनवैल्यूएबल लाइफ सेविंग मेजर था, पर फ्लाइट कैसे लेनी है ये मुझे पजल कर रहा था। सो मैंने उन्हें अपने बॉडी का पार्ट इमेजिन किया, अपने ब्रेन का यूज करके विंग मसल्स को कंट्रोल किया। अगले सेकंड मैं एयरबॉर्न था, पर फ्लाइंग फॉर जस्ट अ शॉर्ट वाइल ने मुझे कोल्ड स्वेट में डाल दिया। फ्लाइट की एनर्जी कंजम्पशन मेरी इमेजिनेशन से कहीं ग्रेटर थी। कुछ बाइट से खुद को रिप्लेनिश करने के बाद मैंने अपनी नजरें कॉकरोच पर जमाई, क्योंकि उनका टेस्ट उस वैक्सी चॉकलेट से कहीं बेटर था। सो कॉकरोच के लिए हंटिंग आर एंटर हो गया। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मैंने 20 कॉकरोच खा लिए थे। पर इस बार मुझे कोई कॉकरोच जेनेटिक फ्रेगमेंट्स नहीं मिले। एक्सोस्केलेटन को सिर्फ लेवल अप करके ही इंप्रूव किया जा सकता है। मैंने इतने सारे कॉकरोच इसलिए खाए थे ताकि उनकी टेनेशियस वाइटैलिटी प्राप्त कर सकूं। जब तक यहाँ कोई पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, मुझे जल्दी से कुछ और खाने की जरूरत है। सो अगले टाइम में मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर कॉकरोच का नेचुरल एनिमी बन गया। फ्लाइट एबिलिटी के साथ मैंने जल्दी से कॉकरोच की पोजीशन लोकेट कर ली। बचे हुए कॉकरोच मुझे देखते ही इतने डर जाते थे कि भागने लगते थे, पर मेरे अल्टीमेट अमोर्फ की नाक के नीचे से स्लिप होने की कोशिश करना इतना ईजी नहीं है। इस बार मैं केयरलेस था और मैंने ऑब्स्टेकल को डोज नहीं किया, जिससे मेरा बॉल्ड हेड प्रोमिनेंटली हॉर्न्ड हो गया। ये मत सोचना कि अंदर हाइडिंग तुम्हें सेफ रखता है। मैंने डायरेक्टली अपना टेल स्टिंगर कॉकरोच की तरफ लॉन्च किया। देखते हैं इस बार तुम कहाँ भागते हो। जैसे ही मैंने कॉकरोच को स्वॉलो किया तो इन्फॉर्मेशन विंडो फिर से अपीयर हुई। प्रीडेटर इफेक्ट ट्रिगर हो गया है। कॉकरोच की टेनेशियस वाइटैलिटी फ्रैगमेंट सफलतापूर्वक मिल गया है। क्या आप इसे अप्लाई करना चाहेंगे? मैंने बिना किसी हेसिटेशन के चूज कर लिया। फिर मेरी मसल्स और बोन्स तेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखने लगा। उसी टाइम मुझे वेयरहाउस के बाहर से इंसानों की आवाजें सुनाई दी। एक अमोर्फ होने के नाते मैं और इंसान एक दूसरे के एनिमी थे। इंसानों के मुझे डिस्कवर करने से पहले मुझे पावरफुल बनना होगा। सो मैं खुद को सिर्फ इस वेयरहाउस तक लिमिट नहीं कर सकता था। फिर मैं वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए पाइपलाइन में रेंगते हुए घुस गया, जिससे मैं एडजेसेंट एक्सपेरिमेंटल केबिन तक पहुंच सकता था। वहां रिलेटिवली कम लोग थे और अगर डिस्कवर हो भी जाता तो अंदर के इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करके एस्केप करना ज्यादा इजी होता। जैसे ही मैं वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ा, अंदर का एग्जॉस्ट फैन अचानक से स्टार्ट हो गया। डैम इट, ये चीजें मुश्किल बना रहा था। सो मैं सिर्फ केयरफुली एग्जॉस्ट फैन का बाहरी शेल रिमूव कर सकता था। अगर मैंने वेंटिलेशन सिस्टम को डैमेज कर दिया तो एआई डेफिनेटली ह्यूमंस को रिपोर्ट करता और फिर ह्यूमंस को अट्रैक्ट करना ट्रबलसम होता। अब मेरी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी पर रिलाई करने का टाइम था। हवा में आयरन ऑक्साइड और टिन मेटल डस्ट मिक्स होकर फैन ब्लेड्स को स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हल्का स्लो डाउन कर सकते थे। मेरे ब्रेन ने सारा डेटा प्रोसेस करने के बाद मुझे बताया, जंप नाउ। सो मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ अपने विंग्स में कंसंट्रेट की और पूरी फोर्स के साथ एग्जॉस्ट फैन की तरफ रश किया। बस एक डिंग की साउंड के साथ मैं सफलतापूर्वक ऑब्स्टेकल से पास हो गया। ये सच में अपनी लाइफ को रिस्क करना था। अगर मैं फैन ब्लेड से हिट हो जाता तो शायद मैं हमेशा के लिए अपने लिम्स मिसिंग रहता।
मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसी चीज़ों का फिर से सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैं आगे रेंगता रहा, मुझे वेंटिलेशन डक्ट में इंसानों की आवाज़ें सुनाई दीं। उनकी कॉन्वर्सेशन से मुझे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि ये बस एक ऑर्डिनरी स्पेसशिप है, पर लगता है ये एक मेगा कॉर्पोरेशन का है। मेगा कॉर्पोरेशन सोलर सिस्टम के आसपास प्रॉस्पर्स ह्यूमन फैक्शंस हैं, जहां कंट्रीज गवर्नमेंट्स द्वारा नहीं बल्कि बड़े कॉर्पोरेशंस द्वारा रूल की जाती हैं। उनमें से ज्यादातर एक्सट्रीम मेटीरियलिस्ट होते हैं। गेम में ज्यादातर ह्यूमन रेस न्यूट्रल होती हैं, पर मेगा कॉर्पोरेशंस एविल अलायंस की तरफ ज्यादा झुकते हैं। वो दूसरों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैप्चर करते हैं। लगता है मुझे और भी केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर मैंने सीक्रेटली लैबोरेटरी का सर्वे किया, क्योंकि अंदर जो था वो मेरा फ्यूचर इवोल्यूशनरी पाथ डिटरमाइन कर सकता था। अगर ये कॉम्बैट वेरिएंट सुपर सोल्जर्स पर रिसर्च था, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और कॉम्बैट एबिलिटीज गेन कर सकता था। अगर ये एविल स्पेस एल्फ रेस थी, तो मैं पावरफुल साइकिक एबिलिटीज गेन कर सकता था। इन दोनों एबिलिटीज के बीच मैं साइकिक एबिलिटीज को प्रेफर करता हूं, पर यह सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन थी। उसी टाइम मुझे मदद के लिए एक हल्की सी चीख सुनाई दी, जिसने मुझे पजल कर दिया। आसपास सर्च करने के बाद मुझे फाइनली उसकी लोकेशन मिली। ये एक अमीबा था। ये मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, क्योंकि अमीबा सबसे यूजलेस म्यूटेंट बीस्ट्स में से एक है। उनकी एकमात्र एबिलिटी ऑक्सीजन स्टोर करना है। फिर मैंने हाइपर सेंसेस एक्टिवेट की और डिस्कवर किया कि उसे करंटली इलेक्ट्रोक्यूट किया जा रहा था। क्या ये वही एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में वो दो इंसान बात कर रहे थे? सो मैंने रिलीज बटन प्रेस किया। अमीबा ने मेरी हेल्प के लिए मुझे थैंक यू कहा। फिर मुझे इंसानों के फुटस्टेप्स सुनाई दिए, सो मैंने इमीडिएटली छिपने की जगह ढूंढ ली। जैसे ही केबिन डोर धीरे धीरे खुला, एक वुमन एक ब्लैक कैट पकड़े हुए अंदर आई। वो मैन के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बहुत डिससैटिस्फाइड लग रही थी। जब मैन ने अपनी सीनियर रिसर्चर स्टेटस रिवोक होने के बारे में सुना, तो उसे कोल्ड स्वेट आ गया। वुमेन बोली, अगर तुम टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 26 से टैलेंट अनकवर कर सकते हो, तो चीफ रिसर्चर के लिए प्रमोशन सिक्योर हो जाएगा। सो वुमेन ने उसे टेस्ट सब्जेक्ट पर सैलोम यूज करने का डिसीजन लिया। ये स्टार यूनियन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक अवेकनिंग ड्रग है। ये सुनकर मैन थोड़ा रेजिस्टेंट था, पर अपनी सीनियर रिसर्चर पोजीशन के खातिर वो फिर भी मैन ने कॉम्प्रोमाइज करना चूज किया। फिर उसने अमीबा में 0.07 मिलीग्राम सैलोम इंजेक्ट किया, पर वुमेन को लगा कि ये काफी नहीं है। सो उसने डायरेक्टली डोजेज को मैक्स आउट कर दिया। जैसे जैसे ड्रग कंटिन्यूअसली इंजेक्ट होता गया, अमीबा दर्द से कराहने लगा। ये देखकर वुमेन ने एक सैटिस्फाइड स्माइल दिखाई। ये सब दूर से देखकर मैं स्टार्टल्ड हो गया। ड्रग इंजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अमीबा पिंक से ग्रे हो गया और उसका ऑरा बहुत वीक हो गया। वुमेन ने मैन को डेटा रिकॉर्ड करने के लिए रुकने को कहा और फिर जाने के लिए मुड़ी। सडनली उसने एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस की तरफ देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। क्या वो ज्यादा कॉशियस हो रही थी? ये देखकर मैं स्टार्टल्ड हो गया। ये वुमेन उतनी सिंपल नहीं थी जितना मैंने सोचा था। सीन शिफ्ट हुआ और मैं पाइप से भरी एक जगह पर पहुंच गया। फिर मैंने पाइप कनेक्शंस की तरफ एक माउथफुल वॉइड वेनम थूका। जैसे ही पाइप ने मेरा टॉक्सिन पूरे वॉरशिप में फैला दिया। ये शिप अब मेरे बॉडी का एक एक्सटेंशन जैसा लग रहा था। मैं सबकी हर मूव सेंस कर सकता था, यहां तक कि उनकी फुसफुसाई कॉन्वर्सेशंस भी। एक अमोर्फ बनने के चौथे दिन मेरा नेस्ट कंप्लीट हो गया और अगले कुछ दिनों में मैं उसके और कार्गो होल्ड के बीच आता जाता रहा, खाते हुए कॉकरोच और स्पाइडर्स पकड़ता रहा और इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस जमा करता रहा। मुझे उस वुमन करागी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वो इस शिप की रिसर्च टीम लीडर थी। हालांकि उसका बॉडी फ्रेजाइल है, वो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है और मेरे सर्वाइवल के लिए एक थ्रेट भी। 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक टेस्ट सब्जेक्ट एस्केप हो गया था। उसने 2 घंटों के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाया और सफलतापूर्वक टेस्ट सब्जेक्ट को फिर से पकड़ लिया। अगर वो एस्केप हुआ गाय वेंटिलेशन डक्ट्स का यूज करता, तो मैं भी डेंजर में होता। अगले ही पल उसने वेंटिलेशन ओपनिंग की तरफ देखा, क्योंकि उसे फिर से लगा जैसे कोई उसे वॉच कर रहा है, पर फिर भी कुछ नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि मैं पहले से ही डर से कांप रहा था। एक इंसान के लिए उसकी परसेप्शन बहुत एक्यूट थी। क्या उसके पास साइकिक एबिलिटीज हो सकती थी? इसका मतलब उन जाने माने सुपर पावर्स से है, जैसे टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल आदि। इंसानों को भी कभी कभी ऐसी एबिलिटीज मिलती हैं, पर चाहे उसके पास ऐसी एबिलिटीज हो या न हो, हमेशा आर्म सोल्जर्स अलर्ट स्टेट में उसकी गार्डिंग करते हैं। मैं उससे कैसे निपटूं? उसी टाइम मेरा लेवल फिर से इंक्रीज हो गया। इस बार मुझे एक पैरालाइटिक वेनम मिला, जो मुझ जैसे वीक क्रिएचर के लिए एक डिसेंट लाइफ सेविंग मेजर है, क्योंकि एक ड्रॉप एक एडल्ट को 5 मिनट के लिए इजीली सबड्यू कर सकती है। पर वेनम का यूज करने के लिए मुझे 1-on-1 सिचुएशन की जरूरत है। उसके साथ सोल्जर्स 24 घंटे लगे रहते हैं, जिससे ये मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल था। मुझे अभी बाहर जाकर रिलैक्स करने दो। सो मैंने चॉकलेट के 2 पीस पकड़े और बाहर की तरफ गया, फिर सीक्रेटली लैबोरेटरी में आया। कई दिनों की रिकवरी के बाद अमीबा की कंडीशन बहुत बेटर थी। फिर मैं कंट्रोल पैनल पर चढ़ा और उसमें खाना डालने के लिए एक विंडो खोली और खाना पाइप से होता हुआ धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब हो गया। अमीबा को खाना पाकर बहुत हैप्पी हुआ। लॉजिकली स्पीकिंग अमीबा के पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती, पर यह वाला यूनिक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी रेस चेंज हो गई है। उसी टाइम मुझे याद आया कि कगार्गी अक्सर अपनी बाहों में एक ब्लैक कैट लिए रहती है। वो इस कैट सीजर नाम को बहुत फॉन्ड करती है।
अगर उसकी कैट डिसअपियर हो जाए तो क्या वो अपनी वीकनेस एक्सपोज करेगी? जल्दी ही मैं वेंटिलेशन डक्ट का पीछा करते हुए वहां पहुंचा जहां वो लोकेटेड था। मुझे कहना पड़ेगा, इस कैट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। उसका अपना एक प्राइवेट रूम भी है। वेंटिलेशन डक्ट एंट्रेंस ऐसा लगता है जैसे बाहर कुछ नहीं है, पर मेरी सुपर सेंसेस दिखाती हैं कि इसमें डेंस लेजर सेंसर्स हैं। जरा सा भी टच करते ही AI अलार्म इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा। डैम इट! मेरे गुस्से में फ्लोर पर नॉक करने के बाद ब्लैक कैट ने कॉलिजन साउंड सुनी, सो वो डायरेक्टली डक्ट की तरफ पाउंस हुआ। पर फॉर्चुनेटली अभी भी एक आयरन ग्रेट उसे ब्लॉक कर रही थी। आयरन ग्रेट को टच करते ही कुछ ही ब्रेथ्स के अंदर ग्रेट को छूते ही गार्ड्स भी रश करके आ गए, पर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। जब उन्होंने देखा कि ये ब्लैक कैट थी तो दोनों स्पीचलेस हो गए, जैसे उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी हो। इस मोमेंट पर मैं स्टार्टल था। अगर उन दोनों ने मुझे डिस्कवर कर लिया होता तो मैं खत्म हो जाता। मैं लगभग अपनी ही टेल से बेटरे हो गया था। होश में आकर मुझे अचानक कुछ याद आया। उन लोगों के रिएक्शन से लगता है कि वो इस कैट का कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि उसे रन वाइल्ड भी करने देते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है। सीन अगले दिन शिफ्ट हो गया। मैंने वेंटिलेशन ओपनिंग पर थोड़ी सी नॉइज की और फिर जाने के लिए मुड़ गया। जब ब्लैक कैट क्यूरियसली इन्वेस्टिगेट करने गया तो उसने अंदर एक कॉकरोच देखा। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने डायरेक्टली आयरन ग्रेट को नॉक करके खोल दिया। सोल्जर्स ने ये देखकर उसे नहीं रोका। वो सिर्फ उसके वापस भागने का इंतजार कर सकते थे, इससे पहले कि वेंटिलेशन ओपनिंग को फिर से रीइंस्टॉल करें। अब मैं बस ब्लैक कैट के मेरे बिछाए गए ट्रैप में गिरने का वेट कर रहा था। मैंने पाइपलाइन में रेगुलर इंटरवल्स पर एक कॉकरोच रखा था। जब तक वो इस पाथ को फॉलो करके यहाँ आएगा, मैं अपना मूव कर सकता हूँ और उसे यहीं रोक सकता हूँ। जब ब्लैक कैट वेंटिलेशन ओपनिंग से रेंग कर बाहर आया, मैंने डायरेक्टली उस पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। टॉक्सिन के पैरालिसिस के अंडर ब्लैक कैट जल्दी से कॉन्शियसनेस खो बैठा। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। किसुरागी गुस्से में कैप्टन के ऑफिस में आई। जिस मोमेंट कैप्टन ने उसे देखा, उसने इमीडिएटली ट्रबल सेंस कर लिया। किसुरागी बोली, मुझे सीजर फिर से कब दिखेगा? मैंने उसे 2 घंटे से नहीं देखा है। मेरा सीजर मील टाइम का सख्ती से पालन करता है, कुछ तो जरूर हुआ होगा। किसुरागी के प्रेशर का सामना करते हुए कैप्टन काम रहा। कैप्टन बोला, जब तक उस कैट ने किसी रेस्क्यू शिप को हाईजैक करके एस्केप नहीं कर लिया, वरना वो शिप पर ही कहीं होना चाहिए। एक डैम कैट के लिए इतना फंस बनाना, कैप्टन होने के बावजूद एक टीम लीडर से सवाल किया जाना, इससे उसे बहुत गुस्सा आया। पर वो हेल्पलेस था क्योंकि वो नोबिलिटी से आती थी जो कैपिटल को रिप्रेजेंट करती थी। और इस मोमेंट पर किसुरागी पागल हो गई थी। कैप्टन से मांग कर रही थी कि वो सोल्जर्स को तुरंत डिस्पोज करे। इससे उसे कोल्ड स्वेट आ गया। किसुरागी बोली, कैप्टन को समरी जजमेंट्स करने का राइट है, उस राइट का अभी एक्सरसाइज करो। उसके बिहेवियर ने पास के रिसर्चर को भी स्टर्न कर दिया। सोल्जर्स को और भी गुस्सा आया, सो कैप्टन कैट को ढूंढने के बाद ही ट्रायल करने के लिए एग्री कर सका। ये सुनकर किसुरागी ग्रेजुअली काम डाउन हो गई, पर उसने कैप्टन को सिर्फ 2 घंटे दिए। किसुरागी बोली, अगर तुम 2 घंटे बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम कैप्टन बनने के बारे में भूल सकते हो। उसके जाने के बाद कैप्टन सिर्फ कोस सकता था, वो डैम स्टिंकिंग कैट कहाँ भाग गई? और मैं बस मुस्कुराया। ऑफ कोर्स वो मेरे बेली में है। मेरा नया स्किल्स और किशुरागी पर नजर। जैसे ही मैंने ब्लैक कैट को खाया, मुझे एक स्पेशल स्किल मिली, वाइल्ड इंस्टिंक्ट डॉट। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वाइल्ड इंस्टिंक्ट ट्रेट एग्जिस्टिंग सुपर सेंसरी ट्रेट के साथ मर्ज हो सकती है। ये सुपर सेंसरी के साथ मर्ज हुई और प्रीडेटर इंस्टिंक्ट में इवॉल्व हो गई। ये इंस्टिंक्ट करंट इन्फॉर्मेशन के जरिए इंपेंडिंग थ्रेट्स को सेंस कर सकती है। मैंने इस इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करने की भी कोशिश की, पर फेल हो गया। ये शायद एक ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड पैसिव ट्रेट हो सकता है, क्योंकि कोई थ्रेट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। मुझे इसे बाद में धीरे धीरे स्टडी करना होगा। अब मुझे देखने दो कि वो क्या कर रही है। जल्दी ही मैं उस रूम में पहुंचा जहां वो थी। सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार था। इस तरह के लोग सिर्फ उन चीजों के प्रति ह्यूमैनिटी दिखाते हैं जिन्हें वो चेरिश करते हैं। फिर मेरा दूसरा प्लान भी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। उसके और गार्ड्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टिर करना, क्योंकि गार्ड्स का इस कैट के साथ शुरुआत से ही बैड रिलेशनशिप था। एसेंस क्लास के प्रति एंगर के ज्यादा करीब हो सकता है। किसुरागी मेगा कॉर्पोरेशन के हाईएस्ट एक्लोन से आती है, जो नोबल कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। अब जब उनके बीच रिफ्ट है तो सोल्जर्स डेफिनेटली उसे पहले की तरह प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। इसका सारा क्रेडिट उस किट्टी को जाता है। उसी टाइम किसुरागी गुस्से में लैबोरेटरी में आई, अंदर के टेस्ट सब्जेक्ट्स पर अपनी इमोशंस निकाल रही थी। जैसे ही वो जाने वाली थी, किसुरागी ने टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 26 को नोटिस किया। उसने एक क्रीपी स्माइल दी और लगातार पावर बटन प्रेस करती रही। जब उसे वो बारेली लाइव दिखा, तभी वो सेटिस्फाइड होकर चली गई। ये कुछ ऐसा था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा अमीबा फ्रेंड ये सब कुछ झेल गया, पर चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें रिवेंज लेने में हेल्प कर पाऊंगा। 2 घंटे बीत गए और किसुरागी को फिर से कैप्टन मिल गया। इस बार वो बहुत गुस्से में थी और तुरंत उसे अपनी कैप्टन पोजीशन से हटाना चाहती थी। किसुरागी बोली, क्या तुम नोबल कैपिटल की विल को डिफाई कर रहे हो? कैप्टन बोला, मैं इस शिप का कैप्टन हूं, अपने शब्दों पर ध्यान दो। नोबल कैपिटल भी अथॉरिटी को ओवरस्टेप करना टॉलरेट नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें डिटेन करने का राइट है। ये सुनकर किसुरागी ने कंटेम्पचुअसली स्माइल किया। सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। लगता है मेरे वॉच करने से पहले ही उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट था। इस मोमेंट पर किसुरागी गुस्से में ही जा सकी।
जैसे ही वो रेस्टरूम के पास से गुजरी, उसे अंदर जाकर अपना फेस वॉश करने की डिजायर हुई और 2 सोल्जर्स भी इस गैप का एडवांटेज लेकर रेस्टरूम यूज करना चाहते थे। सो मैं जल्दी से रेस्टरूम के वेंटिलेशन ओपनिंग की तरफ रेंगने लगा। ये मेरे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। यूजुअली रेस्टरूम जाते समय एक पर्सन को गार्ड पर रहना होता है, पर रिफ्ट की वजह से इस बार दोनों गार्ड्स एक साथ गए। प्लस रेस्टरूम में मेरी एक्शंस में इंटरफेयर करने के लिए कोई सिक्योरिटी डिवाइसेस नहीं थी। ये एक एम्बुश के लिए सबसे बेस्ट कंडीशंस थी। जब किसुरागी ने अपना हेड नीचे किया फेस वॉश करने के लिए, मैं उसके पीछे पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो नोटिस करती, मैं सीलिंग के ऊपर स्लिप हो गया। सडनली उसने सेंस किया कि कुछ गलत था, सो वो तुरंत मुड़कर देखने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अलार्म चीखते हुए किसुरागी मेरे पॉइजन स्टिंगर से बचने के लिए साइडवेज डोज कर गई। डैम इट, वो डोज कर गई। फिर मैंने उसके लैंड करने से पहले फिर से स्ट्राइक किया। जैसे ही टॉक्सिन इंजेक्ट हुआ, किसुरागी के मुंह से तुरंत झाग निकलने लगा और उसने मूव करने की एबिलिटी खो दी। इस मोमेंट पर मैं क्यूरियस था कि उसे क्या फील हो रहा था। एलियन क्रिएचर को देखकर डर, या उसकी करंट सिचुएशन पर गुस्सा, या शायद डेथ का डर। पर अब यह सब खत्म हो चुका था। उसी टाइम एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ। इवोल्यूशन कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। क्या आप इवॉल्व होना चाहते हैं? क्या मुझे पूछने की भी जरूरत है? ऑफ कोर्स मैं इवॉल्व करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म सेलेक्ट करने वाला था, मेरे माइंड में मुझे शॉट लगने का एक विजन फ्लैश हुआ। इससे मैं डर से कांप गया। क्या वो विजन प्रेडेटर इंस्टिंक्ट था? डैम इट, मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा। नया अमोर्फ और कैप्टन की मीटिंग। तभी मुझे बाहर से फुटस्टेप्स सुनाई दिए, सो मैं जल्दी से वॉल पर चढ़कर छिप गया। जब सोल्जर ने किसुरागी को देखा, मैं डायरेक्टली उसकी बैक पर जंप कर गया, अपना पॉइजन स्टिंगर उसके सबसे वीकेस्ट पॉइंट की तरफ स्विंग करते हुए। ये करने के बाद मैं डायरेक्टली वेंटिलेशन ओपनिंग तक उड़ गया और आयरन ग्रेट इंस्टॉल कर दी। मुझे निकलना होगा क्योंकि उसका कंपेनियन इस जगह को जल्द ही डिस्कवर कर लेगा। जल्दी ही मैं अपने नेस्ट में लौट आया। अब मुझे बिना किसी डिस्टर्बेंस के इवॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने डायरेक्टली कंफर्म बटन प्रेस किया। इसके बाद बेशुमार छोटे छोटे स्वेट ड्रॉपलेट्स निकले। पलक झपकते ही वो वाटर ड्रॉप्स जितने बड़े हो गए। कुछ ही देर में लाल विस्कस लिक्विड ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मेरे गॉड, ये इवोल्यूशन मेथड काफी स्पेशल है। अगर मेरे पास फीटल पीरियड की मेमोरीज होती तो क्या ऐसा ही महसूस होता? ये लिक्विड मुझे एक असली अमॉर्फ में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। हालांकि मैं सच में अपनी आंखें खोलकर देखना चाहता था, मैं इस मोमेंट पर मूव नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ इवोल्यूशन के खत्म होने का इंतजार कर सकता था। सीन अगले दिन शिफ्ट हो गया। जैसे ही शेल ऋत हुआ, एक ब्लैक पर्पल अमोर्फ अंदर से बाहर निकला। मैं आखिरकार हैचलिंग पीरियड से पास हो गया और सच में पहला स्टेप लिया। उसी टाइम कैप्टन ने सभी मेन मेंबर्स को इकट्ठा किया, क्योंकि उन्होंने रेस्टरूम में किसुरागी को डेड पाया था। अगर वो कॉज नहीं ढूंढ पाए तो शायद मौजूद लोगों में से किसी का भी अच्छा आउटकम नहीं होगा। तभी वाइस कैप्टन को एक सोल्यूशन सूझा। हम अब प्लैनेट C08 के पास हैं और ये स्पेस पायरेट टेरिटरी है। अगर हम स्पेस पायरेट्स को इसके लिए फ्रेम करते हैं तो हायर अप्स के पास डेफिनेटली कहने के लिए कुछ नहीं होगा। स्पेस पायरेट्स ऐसे स्कैंडल्स हैं जो स्पेस में घूमते हुए अटैक और प्लंडर करते हैं। वो मेगा कॉर्पोरेशन के मॉर्टल एनिमीज में से एक हैं। अगर हम उन पर अटैक होने की रिपोर्ट करते हैं तो हम किसुरागी की डेथ को कवर अप कर सकते हैं। सीन शिफ्ट हुआ। इस मोमेंट पर मैं अपने पोस्ट एवोल्यूशन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहा था। अब मैं लार्वा से बच रहा था। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। पहले मुझे सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इंसानों की नजरों से बचना पड़ता था। चूंकि सर्वाइवल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब अगला स्टेप कंसीडर करने का टाइम आ गया था। फिर मैंने एट्रीब्यूट पैनल खोला। इवोल्यूशन के पड़ाव और अनलॉक टाइप्स। इवोल्यूशन पोजीशन एक बार डिस्प्ले हुई थी। मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कुल 5 इवोल्यूशंस हैं। शुरुआत इनिशियल हैचलिंग पीरियड और करंट लार्वा पीरियड से होती है। अगला आता है प्यूपा पीरियड और प्री एडल्ट पीरियड। फाइनली एडल्ट पीरियड। एडल्ट पीरियड तक बड़ा होने के बाद मैं एक सच्चा अमॉर्फ बन जाऊंगा। जब एक शेपशिफ्टर गेम में राइज करता है तो उनके ओरिजिन के बारे में सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। वो कहां से आते हैं, वो क्या हैं, आदि। सो पॉसिबिलिटी शायद रियलिटी में भी सिमिलर हो। मेरी आइडेंटिटी डेफिनेटली रिवील हो जाएगी तब। पर ये बात की बातें हैं। अब मुझे देखने दो कि मैंने किस तरह के टाइप्स अनलॉक किए हैं। जैसा एक्सपेक्ट किया था, फिजिकल एनहांसमेंट टाइप्स, स्ट्रेंथेंड, एक्सोस्केलेटन और एसिडिक ब्लड ट्रेट की वजह से लगभग सभी रियलाइज हो गए थे जो लार्वा बनने पर मिले थे। टाइप दूसरे रेसेस की एबिलिटीज के सिमिलर है, पर थोड़ा अलग है। जब कंडीशंस मीट होती हैं तो ये टाइप रिलेटेड एबिलिटीज अनलॉक करता है ताकि सिनर्जिस्टिक बोनसेस मिल सकें। किसुरागी का सुपर पावर और मेरा बदला। पर मुझे दूसरा टाइप बहुत स्ट्रेंज लगा। मुझे नहीं लगता मैंने इस तरह के क्रिएचर को खाया है। क्या मैं कुछ भूल गया हूं? जल्दी ही मुझे याद आया कि वो किसुरागी नाम की वुमन थी। ये जरूर उसके सुपर पावर्स की वजह से होगा। अब मुझे उसे खाना होगा ताकि प्रोग्रेस बार फिल हो जाए। फिर मैंने वेंटिलेशन डक्ट को फिर से खोला। अब जब मेरा बॉडी बड़ा हो गया था, वेंटिलेशन डक्ट बहुत नैरो लग रहा था। जल्दी ही मुझे उसकी सेंट मिल गई तुम। इस मोमेंट पर एक रेड हेयर्ड मैन हेडफोन्स पहने म्यूजिक सुन रहा था। तभी उसे एक स्ट्रेंज ओडोर आई, सो वो जल्दी से उठकर इन्वेस्टिगेट करने लगा। जब वो रूम में आया तो सामने के सीन से स्टार्टल्ड हो गया। फ्लोर में किसी तरह एक होल था, जैसे किसी चीज ने उसे कोरोड कर दिया हो। जैसे ही वो सोच रहा था, उसे नहीं पता था डेंजर चुपचाप पास आ रहा था। जैसे ही वो मुड़ा, मैं उसके सामने स्प्रिंग लॉन्च हुआ। हंटिंग टाइम।
एक पल से भी कम समय में मैन का काम मेरे द्वारा तमाम कर दिया गया। फिर मैं डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज रूम में गया और सफ़ेद कपड़ा खींचा। वहाँ किसुरागी लेटी हुई थी। क्योंकि वो नोबल कैपिटल से आती थी, वो मरने के बाद भी इंटैक्ट रही। वो किसी को भी उसकी बॉडी टच करने की परमिशन भी नहीं देते थे। पर मैं बिना किसी गिल्ट के इतनी रूथलेसली किल कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अमोर्फ बनते ही करप्ट हो गया था, या ये रूथलेस क्रूअल गाय शुरुआत से ही असली मैं था? छोड़ो, इसके बारे में सोचने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मेंटल ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट और नया इवोल्यूशन। सो मैंने उस वुमेन को एक बाइट में स्वॉलो कर लिया। तभी मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कुछ है। मुझे नहीं पता ये डिवाइस क्या है या किस लिए है। क्या उसे हार्ट डिजीज थी? सो मैंने बिना किसी हेसिटेशन के कोर को क्रश कर दिया। फिर इन्फॉर्मेशन विंडो अपीयर हुई, प्रीडेटर इफेक्ट ट्रिगर हुआ, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट मिला। क्या आप मेंटल ऑर्गन अप्लाई करना चाहते हैं? जैसा एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने गेस किया था, इस गाय के पास साइकिक एबिलिटीज थी। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट मेंटल ऑर्गन है, ये मुझे ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा है। उस बारे में चिंता नहीं कर सकता। अब मुझे पहले प्रोग्रेस बार फिल करने दो। जैसे ही मैंने कंफर्म बटन प्रेस किया, मेरी नेक के पीछे से कई टेंटिकल लाइक हेयर्स ग्रो हुए। लगता है जैसे प्रीडेटर इंस्टिंक्ट, एक और ट्रेड फ्यूजन जो काम आ गई। फिर मैंने अपना ध्यान गार्ड की तरफ मोड़ा। अब ग्रोथ स्टेज थी, कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था। कुछ ही देर बाद मैंने बाहर गार्ड की हलचल महसूस की। ऐसा लग रहा था कि वे शिफ्ट बदल रहे थे, जिसका मतलब था कि ये डॉक्टर भी शिफ्ट बदलेगा। जब कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसे कमरे में हुए बदलाव दिख जाएंगे। तब जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब एक मॉन्स्टर ने किया है, तो वे निश्चित रूप से मेरा शिकार करेंगे। मेरे पास अभी पूरी टीम के साथ मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। मुझे तब तक के लिए कुछ समय चाहिए था जब तक मैं और मजबूत न हो जाऊं। तभी मैंने पास पड़े सड़े हुए डेक से निकल रहे काले धुएं को देखा, जहां लाशों को सुरक्षित रखने वाले केमिकल्स रखे थे। मुझे अचानक एक दिलचस्प विचार आया। यह संकट से निकलने और टीम को परेशान करने का एक अच्छा तरीका हो सकता था। दृश्य दूसरी ओर शिफ्ट हुआ। एक बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपनी जमीन पर खेती कर रहा था। तभी दो आदमी काले कपड़ों में उसके पास आए। वे उसे किसारगी की मौत की खबर देने आए थे। जब आदमी ने सुना कि उसकी तीसरी बेटी मर चुकी है, तो वो जोर से हंसा और कहने लगा कि ये असंभव है। ये देखकर पास खड़ा बटलर पहले से ही बुरी तरह पसीना बहा रहा था। हालांकि काले कपड़े वाले आदमी ने फिर कहा कि ये सच था। आखिरी सिग्नल C08 के पास से आया था। जांच से पता चला कि ये स्पेस पायरेट्स का इलाका था। इससे पहले कि काले कपड़े वाला आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एक जोरदार मुक्का पड़ा। उसके गिरने के बाद आदमी ने एक खेती वाली कुल्हाड़ी उठाई और उस पर चला दी। ये सब होने के बाद कुछ और काले कपड़े वाले आदमी आए और उसे उठाकर ले गए। ये आदमी यूजीन फैमिली का लीडर था, जो अर्थ बेस के ईस्ट एशियन रीजन की महान फैमिलीज में से एक थी। उसके इतने गुस्से में होने की वजह यह थी कि किसारगी को पालने का खर्च एक इंटरस्टेलर वॉरशिप खरीदने जितना था। यूजीन फैमिली का लीडर बोला, उस शिप से जुड़ा हर कोई, मैं चाहता हूं कि वे सब मेरी बेटी के साथ दफन हो। दृश्य दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ जब आइस रूम में आग लगने का पता चला। अंदर की बॉडीज जलकर इतनी खराब हो चुकी थीं कि पहचानना मुश्किल था। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जहां लाशें भरी थीं, वहां आग कैसे लग सकती है। अचानक मेडिकल टीम लीडर को कुछ याद आया और उसने तुरंत कैप्टन को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा, क्योंकि ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। जब कैप्टन को पता चला कि किसारागी की बॉडी गायब है, तो उसे तुरंत पसीना आ गया। मैंने बार बार चेक किया, केमिकल होने के बावजूद सिर्फ 2 बॉडीज ही गायब थीं जिससे आग लग सकती थी, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। तो वाइस कैप्टन ने अनुमान लगाया कि ये जानबूझकर लगाई गई आग हो सकती है, लेकिन दूसरों को लगा कि ये किसी मॉर्फ का काम था। हालांकि सप्लाई टीम लीडर ने बहुत जोरदार रिएक्शन दिया और सीधे उसके विचार का खंडन किया। इस पल में कैप्टन जानता था कि अगर वो कोई समाधान नहीं निकाल पाता तो यहां मौजूद सभी को नोबिलिटी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और मैं वेंटिलेशन डक्ट में उनकी हर हरकत देख रहा था। ऐसा लगता था कि मेरा पिछला प्लान बिल्कुल सही था, अपनी पहचान छिपाने और दुश्मनों को भ्रमित करने का एक तरीका। कौन सोचेगा कि मॉर्ग में केमिकल्स मिलाने से आग लग सकती है। और मैंने अपना कोरोसिव सोल्यूशन भी मिलाया था। इसकी वजह से सब कुछ अच्छे से हैंडल हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एमॉर्फ का टॉपिक सामने आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उन स्पेस पायरेट से संपर्क करना चाहते थे। कैप्टन पागल हो गया होगा। इस बार रिस्क मैनेजमेंट टीम लीडर आगे बढ़ रहा था। मुझे बाद में उसका ध्यान रखना होगा। वो पायरेट्स के साथ मिलीभगत कर रहा हो सकता है। पायरेट्स अलग अलग रेस के होते हैं, इसलिए मुझे अलग अलग जीन्स मिल सकते हैं, लेकिन रिसर्च शिप से मिलने वाले जेनेटिक फ्रैगमेंट्स हमलों की वजह से कम हो जाएंगे। मुझे सही फैसला लेने के लिए पायरेट्स का लेवल देखना होगा। तभी मैंने एक और व्यक्ति को देखा। वो सप्लाई मैनेजमेंट लीडर लगता था, जिसने अभी अभी मेरे अस्तित्व से दृढ़ता से इनकार किया था। उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? उसी समय आदमी ने ध्यान से अपने आसपास देखा, फिर चुपचाप एक वेयरहाउस में घुस गया। उसका व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगा। वह ऐसा क्या रहस्य छिपा रहा था कि उसका ऐसा रिएक्शन था? जब मैंने इस्तेमाल किया, अपनी हाइपर सेंस का इस्तेमाल किया, तब भी मैं इस कंटेनर के अंदर नहीं घुस पाया। इसने मुझे और भी यकीन दिला दिया कि वो जरूर कुछ जरूरी चीज छिपा रहा था। मैंने पहले मेडिकल टीम लीडर को टारगेट करने का प्लान बनाया था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। वो मेरा अगला टारगेट है। दृश्य बदला। सप्लाई टीम लीडर अपना दुख मिटाने के लिए बार में आया था।
क्योंकि उसने ब्लैक मार्केट के कल्टिस्ट डीलर की बातों पर भरोसा किया था और एक एलियन क्रीचर का अंडा तस्करी करके लाया था। अप्रत्याशित रूप से कंटेनर में लोड करने के दूसरे दिन ही क्रीचर का अंडा फूट गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगर कैप्टन को पता चलता तो वो मारा जाता। इस समय उसे लगा कि किसारागी को उसी एलियन क्रीचर ने खा लिया था, इसलिए वो बहुत परेशान था। जब उसने शराब खत्म की और लड़खड़ाता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ वापस जा रहा था तो उसे हमेशा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। धत तेरे की, क्या ये कोई हेलुसिनेशन था? तभी उसे सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। फिर उसने मॉन्स्टर का आधा शरीर देखा और उसकी शराब तुरंत उतर गई। वो तेजी से मुड़ा और भागा। धत तेरे की, जूरी केबिन के दरवाजे तक पहुंचा, ह्यूमन लिमिट्स तोड़ते हुए तेजी से पासवर्ड डाला। अंदर घुसने के बाद वो पहले वाली एक शराब की बोतल से फिसल गया। जैसे ही वो कॉल करके रिपोर्ट करने वाला था, दरवाजे के बाहर से फिर से सरसराहट की आवाजें आईं, साथ ही पासवर्ड डालने की आवाज भी। जैसे ही केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक काला बैंगनी एमॉर्फ उसके सामने प्रकट हुआ। इस पल में वो डर से कांप रहा था, चीख भी नहीं पा रहा था, और मैं आगे बढ़ा और सूंघते हुए बोला, भाई तेरी खुशबू कितनी अच्छी है। सप्लाई टीम लीडर से निपटने के ठीक बाद मैंने उसके घर की तलाशी ली। इस बंदे के रहने के माहौल को देखकर लगता है कि ये वाकई आलसी है। गंदे मोजे लगभग कटोरे में फेंके हुए थे। कैप्टन को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने उसे छोटा करने में मदद की। इस बिखरी हुई फर्श को देखकर मुझे भी एक मॉर्फ होने के बावजूद घिन आती है। उसके पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद भी मुझे उसका वर्क बैज नहीं मिला। इस बंदे ने इतनी जरूरी चीज कहाँ छिपा दी? तभी मेरी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी। वो बहुत सेक्सी लग रही थी, लेकिन शायद मेरी मौजूदा हालत की वजह से मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। कितना अजीब था, जब मैंने टेबल पर पड़ा फोल्डर उठाया तो उसमें से एक कार्ड गिर गया। बढ़िया, अब मेरे पास सब कुछ था। अब जाने का समय था, लेकिन जाने से पहले मुझे इस जगह को साफ कर देना चाहिए। दृश्य बदला और मैं कंटेनर के पास पहुंचा, जिसे मैं पहले महसूस नहीं कर पा रहा था। वर्क बैज डालने के साथ साथ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी किया। भारी केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मुझे देखने दो कि अंदर असल में क्या छिपा है। अंदर मैंने फ्रीजर्स की कतारें देखी, तो ये बंदा स्मगलर था। तभी मैंने पास में कुछ देखा। एक कंटेनर पहले से ही डैमेज था और अंदर का क्रीचर बच निकला था। ऐसा लगता है कि ये वही अंडा है जिससे मैं पैदा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ जानी पहचानी आभा थी। गेम में एक मॉर्फ की स्टार्टिंग पोजीशन स्पेसशिप्स पर नहीं होती, वे एक रहस्यमयी खंडहर से आते हैं। मुझे नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि अंडे से निकलने के बाद ओरिजिनल एमॉर्फ कंटेनर से बच निकला और समय पर एनर्जी न मिलने के कारण मर गया। फिर मेरी चेतना ने इस शरीर पर नियंत्रण कर लिया। ये बताता है कि मुझे कॉकरोच इतने स्वादिष्ट क्यों लगते थे। ये शरीर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। अंडे के छिलके पर 2.5 सेकंड शोक मनाने के बाद मैंने अपना ध्यान पास के फ्रीजर्स की तरफ मोड़ा। अब कुछ अमानवीय काम करने का समय था, तो मैंने सीधे बचे हुए एमॉर्फ अंडे पकड़े। जो एमॉर्फ पहले अंडे से बाहर निकलते हैं, वे बाकी अंडों को खा जाते हैं। ये एमॉर्फ के जीवित रहने का नियम है। हालांकि दुर्भाग्य से कोई प्रीडेटर इंस्टिंक्ट का मैसेज पॉपअप नहीं हुआ। मुझे वाकई प्रकृति के उपहारों का धन्यवाद करना होगा। फिर मैंने बचे हुए अंडों को देखा। बचे हुए रिश्तेदारों को स्वाभाविक रूप से भी बख्शा नहीं जा सकता था। फिर विंडो फिर से पॉपअप हुई। इस बार मुझे मिमिक्री स्किल मिली। ईमानदारी से कहूं तो किसारगी को खाने के बाद मैं थोड़ा निराश था। मुझे साइकिक एबिलिटीज नहीं मिली, बल्कि एक बेकार साइकिक ऑर्गन मिला। लेकिन ये सोचते हुए सप्लाई टीम लीडर ने जो अनमोल गिफ्ट दिया था, वो किसी भी मायने में निराशाजनक नहीं था। ये स्किल्स मिड या लेट गेम में मेरे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थीं, क्योंकि अब मैं उन लोगों की खासियतें कॉपी कर सकता था जिन्हें मैंने पहले निगला था। इन क्षमताओं के साथ अब मैं ज्यादा फ्री होकर घूम सकता था, लेकिन अब स्पेस पायरेट से सामना होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। मुझे जितना हो सके उतना ताकतवर बनना था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। स्पेस में कोई भी चीख नहीं सुनता। चीखें अंधेरे की उस गहराई में खो जाती हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है वॉरशिप का लैंडिंग पे। कई लोग फाइटर जेट्स की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन ये किसी को समझ नहीं रहा था कि कैप्टन खुद इन वॉरशिप्स का इंस्पेक्शन क्यों करना चाहता था, जब अभी तक लड़ाई का कोई संकेत तक नहीं मिला था। इसलिए अटकलें भी अजीब तरह की थीं। कुछ को शक था कि स्पेस मॉन्स्टर्स वॉरशिप में घुस चुके हैं, क्योंकि कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कुछ लोगों की बातचीत के बीच पास खड़ा एक आदमी भी बातचीत में कूद पड़ा। उसने कहा कि उसने सप्लाई टीम लीडर के गायब होने की बात सुनी थी, लेकिन ब्लॉन्ड आदमी को ये सब सिर्फ अफवाहें लगीं। दूसरे दो लोग फिर भी अपनी बातों पर कायम थे। ब्लॉन्ड आदमी गुस्से में मुड़ा और वहां से चला गया। दोनों लोग अभी भी फाइटर जेट्स के साथ काम में लगे हुए थे। मैं कुछ ड्रिंक्स लेने जा रहा हूँ, ब्लॉन्ड आदमी बोला और मुड़कर चला गया। उसी वक्त काले बालों वाले आदमी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सप्लाई टीम लीडर की। चूंकि वो अकेला था, उसने अपना काम रोक दिया और बाहर देखने निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वही आवाज मेंटेनेंस बे से आई। उसे शक हुआ, पर वो अंदर झांकने चला गया। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च चलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। एक तीखी सरी हुई मेटल की गंध उसकी नाक से टकराई। ये गंध जैसे मौत की निशानी थी, लेकिन आवाज उसे अंदर की ओर खींचती रही। अचानक वो किसी पेन से टकराकर गिर गया। उसे सप्लाई टीम लीडर के गायब होने की बातें याद आ गई। क्या ये वही था, कोई स्पेस मॉन्स्टर? उसे एहसास भी नहीं हुआ कि एक एलियन क्रिएचर पहले ही उसके पीछे आ चुका था। इससे पहले कि वो पलटे या कुछ समझे, उसका सिर किसी ने पकड़ लिया और डर की गंध हवा में घुल गई। जब ब्लॉन्ड आदमी ड्रिंक्स लेकर लौटा तो लैंडिंग पे एकदम शांत था। काले बालों वाला आदमी कहीं नहीं था। अरे कहाँ चला गया वो? तभी उसकी आवाज मेंटेनेंस बे से आती है, थोड़ी अजीब लेकिन पहचानने लायक। वो कंफ्यूज हुआ, लेकिन आगे बढ़ा।
अंदर घना अंधेरा था, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और सीधा अंदर चला गया। अंदर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक टॉर्च पड़ी थी। जैसे ही उसने टॉर्च उठाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया, उसे पीठ पर कुछ गीला महसूस हुआ, गाढ़ा लाल लिक्विड और ऊपर से टपकती अनगिनत बूंदें। उसने ऊपर देखा, एक खूंखार एलियन छत से उसकी ओर देख रहा था। अगले ही पल चीख के साथ वो दूसरी मौत बन गया। मुझे मानना पड़ेगा, मिमिक्री स्किल बेहद काम की चीज है। ये सब सप्लाई टीम लीडर द्वारा तस्करी किए गए जीवों की वजह से संभव हुआ, जिनमें रेड वर्म्स भी शामिल थे। रेड वर्म्स विशाल रेगिस्तानी कीड़े जो अपनी आवाज की नकल से शिकार करते हैं। उनके जीन से मुझे एक जबरदस्त स्किल मिली, लेकिन ये ओरिजिनल से थोड़ा कमजोर वर्जन है। मैं सिर्फ उस आखिरी जीव की आवाज की नकल कर सका हूं जिसे मैंने खाया था। उसका नाम था कैमरून डंटन। कल रात मैं उसकी नकल करूंगा। मैंने वेंटिलेशन डक्ट फिर से खोला, क्योंकि मैं अमीबा को देखने जा रहा हूं। अब उसे अमीबा कहना अजीब लगता है। अब से मैं उसे नंबर ब्रांड मेनसडी सेक्स कहूंगा। सप्लाई टीम लीडर ने मुझे इतना अनमोल तोहफा दिया है, इसमें निराश होने जैसा कुछ नहीं है। ये स्किल्स मिड या लेट गेम में महत्वपूर्ण मदद दे सकती हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की विशेषताओं की नकल कर सकता हूं जिन्हें मैंने पहले खाया है। इन क्षमताओं के साथ मैं और ज्यादा आजादी से घूम सकता हूं। अब स्पेस पायरेट से मिलने में ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे जितना हो सके उतना मजबूत बनना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वे कितने खतरनाक हैं। अंतरिक्ष में कोई भी चीखें नहीं सुनेगा। चीखें पूरी तरह से अंधेरे अतः कुंड में दफन हो जाएंगी। दृश्य वॉरशिप के लैंडिंग बे में शिफ्ट हुआ। इस समय कई लोग फाइटर जेट्स की मरम्मत कर रहे थे। हालांकि उन्हें यह साफ नहीं था कि कैप्टन इन वॉरशिप्स का इंस्पेक्शन क्यों करना चाहता था, क्योंकि उन्हें फिलहाल लड़ाई के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। ठीक इसी वजह से उनकी अटकलें काफी अलग अलग थीं। सबसे भयानक यह था कि स्पेस मॉन्स्टर्स वॉरशिप में घुस गए थे, क्योंकि कई लोग गायब हो गए थे। दोनों लोगों की बातचीत सुनकर पास खड़े आदमी ने भी अपनी बात रखी। उसने सप्लाई टीम लीडर के गायब होने के बारे में भी सुना था, लेकिन गोरे बालों वाले आदमी को यह सच नहीं लगा। हालांकि दूसरे दो लोग अभी भी इन विचारों पर विश्वास करते थे। इससे गोरे बालों वाला आदमी बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए वो मुड़ा और चला गया। दृश्य आधी रात में शिफ्ट होता है। दो आदमी अभी भी फाइटर जेट की मरम्मत कर रहे हैं। तभी गोरे बालों वाला आदमी कहता है कि वो कुछ ड्रिंक्स लेने जा रहा है और मुड़कर चला जाता है। तुरंत बाद काले बालों वाले आदमी को सप्लाई टीम लीडर की आवाज सुनाई देती है। क्योंकि वो अकेला है, उसे चेक करने के लिए अपना काम रोकना पड़ता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तभी आवाज फिर से मेंटेनेंस बे से आती है। जब वो अंदर देखने के लिए पास जाता है तो वहां घोर अंधेरा होता है, जिससे वो भ्रमित हो जाता है। लेकिन वो फिर भी अपनी फ्लैशलाइट चालू करता है और अंदर चला जाता है। अचानक एक तीखी गंध उसकी नाक में घुसती है। ये सड़े हुए मेटल की गंध लगती है, लेकिन आवाज उसे आगे लुभाती रहती है। अचानक वो एक स्क्रू से टकराकर गिर जाता है। अपने सामने के अंधेरे माहौल को देखकर उसे सप्लाई टीम लीडर के गायब होने की खबर याद आती है। क्या यह वाकई कोई स्पेस मॉन्स्टर हो सकता है? उसे पता भी नहीं चलता कि एलियन क्रीचर पहले ही उसके पीछे आ चुका है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, एलियन क्रीचर उसका सिर पकड़ लेता है। मैं मेंटेनेंस बे से चीख के साथ डर की गंध सूंघता हूं। जब गोरे बालों वाला आदमी ड्रिंक्स लेकर लौटता है तो पूरा लैंडिंग बे शांत हो जाता है। काले बालों वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। अचानक काले बालों वाले आदमी की आवाज पास से आती है। घोर अंधेरी मेंटेनेंस बे को देखकर वो भ्रमित हो जाता है, लेकिन अंदर की आवाज उसे जल्दी अंदर आकर चीजें हटाने के लिए कहती है। वो ज्यादा नहीं सोचता और सीधे अंदर चला जाता है। हालांकि जब वो अंदर जाता है तो उसे कोई नहीं दिखता, केवल जमीन पर गिरी एक फ्लैशलाइट दिखती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, उसे अपने पीछे एक गाढ़ा लिक्विड महसूस होता है। अगले ही पल अनगिनत लाल बूंदें गिरती हैं। जब वो ऊपर देखता है तो एक फिरोशियस एलियन छत से उसे देख रहा होता है। एक चीख के साथ आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। मुझे कहना होगा, मिमिक्री स्किल बहुत उपयोगी है। ये सब सप्लाई टीम लीडर द्वारा तस्करी किए गए क्रीचर्स की वजह से हैं, जिनमें रेड वर्म्स नामक लार्वा भी शामिल हैं। रेड वर्म्स विशाल रेगिस्तानी कीड़े होते हैं जो केवल रेगिस्तानी ग्रहों पर ही रहते हैं, और उनमें अन्य क्रीचर्स की आवाज की नकल करने की क्षमता होती है। इसी वजह से वे कठोर वातावरण में भी शिकार कर सकते हैं। रेड वर्म लार्वा का उपयोग करना और उनके जीन फ्रैगमेंट्स प्राप्त करना मेरे लिए खजाना ढूंढने जैसा था। लेकिन नुकसान ये है कि यह ओरिजिनल की तुलना में एक डाउनग्रेडेड वर्जन है। मैं केवल आखिरी क्रीचर की आवाज की नकल कर सकता हूं जिसे मैंने खाया है। उसका नाम कैमरन डंटन था। कल रात मैं उसकी नकल करूंगा। फिर मैं वेंटिलेशन डक्ट फिर से खोलता हूं, क्योंकि मैं उस अमीबा को देखना जाना चाहता हूं। इसे अमीबा कहना अजीब लगता है। अब से मैं इसे नंबर 26 कहूंगा। जल्द ही मैं लैब के ऊपर पहुंच जाता हूं और अब मैं समझ सकता हूं।
अब मैं समझ सकता हूं कि वो क्या कह रहा है। मुझे नहीं पता था कि साइकिक ऑर्गन का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता है, जिससे मैं ब्रेन वेव्स के जरिए दूसरे क्रीचर्स से बात कर सकता हूं। फिर मैं उसकी बातों का जवाब देता हूं। नंबर 26 कहता है, इसे बहुत भूख लगी है और इसे खाने की जरूरत है। पहले की तुलना में इसकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ गई थी। फिर मैं सीधे माफी मांगता हूं। मैं अभी इसके लिए खाना नहीं ला सकता, क्योंकि लैब में बहुत सारे गार्ड देख रहे हैं। अगर मैं नीचे गया तो शायद वे मुझे ढूंढ लेंगे। अब तो ऊपर वेंटिलेशन भी खतरनाक है। मैं बस तुमसे इस तरह बात कर सकता हूं। मेरी बात सुनकर नंबर 26 भी समझदारी दिखाता है। फिर वो मुझे सावधान रहने के लिए कहता है और मैं जाने के लिए मुड़ता हूं। अभी के लिए मैं बस प्रार्थना कर सकता हूं कि वो रुका रहे। अगर मैं प्यूपा स्टेज तक विकसित हो सका तो शायद मैं उसे बचा पाऊंगा। लेकिन समस्या ये है कि प्यूपा के विकसित होने की शर्तें काफी कठोर हैं। मुझे 2 इंटेलिजेंट स्पीशीज को खाना होगा और हर स्पीशीज के 10 व्यक्तियों की जरूरत होगी। इस शिप में केवल इंसान हैं, इसलिए प्यूपा का विकास असंभव है। हालांकि पायरेट्स भी हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता। तभी मुझे वाइस कैप्टन की आवाज सुनाई देती है। वो किसी रहस्यमय व्यक्ति से बात कर रहा है। अचानक उसे निगरानी का हल्का सा एहसास होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है, जिससे वो सस्पिशियस हो जाता है। उसकी बातचीत सुनकर मैं बहुत हैरान होता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना चालाक लोमड़ी होगा। वो कैप्टन को हटाना चाहता है, इसलिए उसने कैप्टन को पायरेट्स के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन फोन कॉल से लगता है कि उसके पास कुछ और प्लान्स भी हैं। मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या हानिकारक। दृश्य दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। जब कैप्टन को पता चलता है कि किसी और को शिकार बनाया गया है तो वो बहुत गुस्सा होता है। अब तक शिप पर 8 लोग मर चुके हैं और मैं उनके हर मीटिंग में मौजूद रहा हूं। इस समय मैं ऊपर वेंटिलेशन डक्ट में उन्हें देख रहा हूं और चुपके से हंस रहा हूं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपराधी यही हैं। तभी वाइस कैप्टन एक सवाल उठाता है, क्योंकि शिप के केबिन में बहुत सारे कैमरे हैं, इंसान इतनी आसानी से छिप नहीं सकते थे। तो केवल एक ही संभावना है कि शिप पर एक अननोन स्पेस क्रीचर आ गया है। साथ ही सप्लाई टीम लीडर का कंटेनर खाली था, इसलिए वो और भी ज्यादा निश्चित हैं, क्योंकि वे शुरू से अंत तक वेंटिलेशन डक्ट्स की कभी तलाशी नहीं लेते। शायद वो वहीं ऊपर हमें देख रहा है। धत, ये आदमी आर्नोल्ड, मुझे इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। उसकी बात सुनकर कैप्टन को भी लगता है कि उसकी बात सही है, इसलिए वो तुरंत उसे 8 आदमी सौंप देता है। फिर मैं सीधे यहां से निकल जाता हूं। लगता है ये लड़ाई टल नहीं सकती। आर्नोल्ड के व्यक्तित्व को देखते हुए वो निश्चित रूप से डक्स में सिक्योरिटी लगाएगा। अब डक्स भी उनके निगरानी में है। अगर मैं अपना घोंसला छोड़ भी दूं तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हॉल में कैमरे हैं, डक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण फैसला लेने का समय आ गया है। चलो लड़ते हैं। बिना अंगों के भी मैं दुश्मन का गला काट दूंगा, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली वॉइड प्रीडेटर वॉरियर हूं। इस बार मैं कुछ भी नहीं रोक रहा और सीधे मैक्सिमम हाइपर सेंसेस एक्टिवेट करता हूं। वॉरशिप की संरचना का एनालिसिस कर रहा हूं, यहां तक कि दुश्मन की पोजीशंस और मूवमेंट्स का भी। अगर मैं इस शिप को गहरे अंतरिक्ष में तैरते हुए एक जीवित प्राणी के रूप में कल्पना करूं तो अभी मैं एक परजीवी की तरह हूं जिसने उसके दिमाग को संक्रमित कर दिया है, क्योंकि मुझे शिप पर हो रही हर चीज का पता है। कैप्टन और अन्य टीम लीडर कमांड रूम में इकट्ठे हैं। आर्नोल्ड भी वहीं कमांड कर रहा होगा। मैंने आर्म्ड सैनिकों के मूवमेंट्स का भी पता लगाया। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने 2 जगहों से अंदर जाने के लिए कर्मचारियों को बांटा। प्लान की सामान्य रूपरेखा तय हो गई है। मैं दुश्मन के हथियारों और कार्रवाइयों के आधार पर डिटेल्स को एडजस्ट करूंगा। अब देखते हैं असली शिकार कौन है, छोटी मेमने। अभी सर्च टीम को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक ग्रुप में 3 लोग हैं। उनके सभी एक्शंस कमांड रूम द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। आर्नोल्ड एलियन क्रीचर्स के आने से बहुत हैरान है। किसारागी की हत्या करना असल में उसका मिशन था, लेकिन उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वेरिएबल्स उसके प्लान को प्रभावित करेंगे, इसलिए उसे मॉन्स्टर को मारना ही होगा। अभी टीम ए के 3 सदस्य एक मोड़ पर पहुंचते हैं। तभी एएच के रेडियो में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। आर्नोल्ड उसे रुकने और उसे ठीक करने के बाद आगे बढ़ने के लिए कहता है। इस बीच कम्युनिकेशंस ऑफिसर को पता चलता है कि एएच का कैमरा हिल नहीं रहा है, लेकिन कमांडर के कॉल के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, जबकि दूसरी टीम B2 और B3 रॉन्डेवू की तैयारी कर रही हैं। लेकिन जैसे ही दोनों सफलतापूर्वक मिलते हैं, B2 चीखने लगता है। आर्नोल्ड जानता है कि मॉन्स्टर आ गया है। बस एक पल में B2 का कमांड रूम से संपर्क टूट जाता है। चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि कंट्रोल रूम कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता। तभी आर्नोल्ड को एहसास होता है, लगता है हम सबने इसे कम आंका था। मीडियम रीइंफोर्स्ड आर्मर पहने एक सैनिक को इसने एक ही बार में खत्म कर दिया। ये मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा फुर्तीला मॉन्स्टर है। तो आर्नोल्ड सीधे हत्या का ऑर्डर देता है। जो कोई भी आवाज सुने तुरंत गोली मार दे। फिर कम्युनिकेशंस ऑफिसर B3 को B1 के साथ रॉन्डेवू करने के लिए कहता है, क्योंकि अकेले होने से मॉन्स्टर को घात लगाने में आसानी होती है।
लेकिन जैसे ही B1 और B3 मिलते हैं, B1 कहता है कि उसे सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसे साफ महसूस होता है कि कुछ पास आ रहा है, लेकिन जल्द ही वो अपनी गार्ड को ढीला कर देता है क्योंकि उसे B3 की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर ऑर्नोल राहत की सांस लेता है। कम्युनिकेशंस ऑफिसर बोला, ये कंट्रोल रूम है, कनेक्ट होने के बाद B1 और B3 रिपोर्ट करें। अचानक एक तेज चीख मौजूदा शांति को भंग कर देती है। B1 को पता चलता है कि B3 के शरीर पर एलियन क्रीचर ने कब्जा कर लिया है, तो ऑर्नोल तुरंत कम्युनिकेटर पकड़कर B1 से संपर्क करता है। कृपया तुरंत स्थिति विस्तार से समझाएं। हालांकि नतीजा ये होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। इससे वो सीधे गाली देने लगता है। धत तेरी की। वो समझ नहीं पाता कि वे इतने करीब होते हुए भी कुछ क्यों नहीं देख पा रहे थे। ये बहुत इलॉजिकल था। वो ध्यान से याद करता है कि न तो B1 और न ही B3 कैमरे में दिखाई दिए, जब तक कि उन्होंने जानबूझकर मॉन्स्टर को फिल्माने से नहीं बचा था। अगले ही पल उसे अचानक कुछ याद आता है, तो वो फिर से हेडसेट उठाता है और B1 से पूछता है। इस बार कैप्टन को उसे अपना नाम और रैंक बताने की जरूरत होती है, लेकिन B1 कोई जवाब नहीं देता। तो मैं ढोंग करना बंद कर देता हूं। मैं तुरंत कैमरे को नष्ट कर देता हूं। जब वे मॉन्स्टर का हाथ कैमरे को नष्ट करते हुए देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि B1 उनकी नाक के ठीक नीचे खत्म हो जाएगा। और मैंने पहले टीम B का काम तमाम किया और वेवलेंथ के जरिए नंबर 26 के साथ बातचीत से संकेत मिले वेवलेंथ इंटरफेरेंस का उपयोग किया, दुश्मन के संचार को एक टैक्टिकल एक्शन के रूप में बाधित करने के लिए, क्योंकि मेरे द्वारा उत्सर्जित वेवलेंथ ने पीछे B3 के उपकरण को बाधित कर दिया था। इसलिए उनमें से एक को अपने उपकरण की मरम्मत के लिए टीम छोड़नी पड़ी। मैंने उसे निष्क्रिय करने के लिए न्यूनाटॉक्सिन फ्यूजन ट्रेट का इस्तेमाल किया, फिर मैंने उसे खा लिया। अगला केवल टीम A बची है। अब मुझे देखने दो कि वे कहाँ हैं। अभी वे उम्मीद के मुताबिक हाई अलर्ट की स्थिति में हैं। टीम B की वजह से वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वे अचंभित हो गए थे। लेकिन टीम A ने मुझे इंसानी आवाजों की नकल करते सुना था, इसलिए वे बहुत सतर्क रहेंगे। शायद इस बार मुझे उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। टीम A की दिशा में आगे एक मोड़ है। वे जल्द ही यहां से गुजरेंगे और मैं उन्हें यहीं घात लगाने का फैसला करता हूं। कभी कभी बहुत ज्यादा जानना वास्तव में हानिकारक होता है। कुछ देर बाद टीम A के सदस्य मोड़ पर पहुंचते हैं और कमांड रूम उन्हें दूसरे लोगों की आवाजें सुनते ही तुरंत गोली मारने के लिए कहता है। निश्चित रूप से कॉरिडोर से एक कॉल आती है। ये सुनकर तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपने ट्रिगर्स खींच देते हैं। फिर आदमियों को आखिरकार मॉन्स्टर की आकृति दिखाई देती है, तो दो आगे बढ़कर चेक करने जाते हैं, जबकि एक को पीछे गार्ड के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैं वेंटिलेशन के जरिए तीनों के पीछे आ चुका हूं। अभी तीनों को अपनी पीठ पर एक ठंडक महसूस होती है, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। हालांकि मैं पहले ही एक व्यक्ति के सामने आ चुका हूं और उसे बंधक बना लिया है, तो वो तुरंत अपनी टीम को संकेत देता है ताकि वो गोली चला दें। वो बाकी दो को गोली चलाने के लिए कहता है। बार बार कहने के बाद वे दोनों आखिरकार ट्रिगर दबाते हैं और मैं केवल मुड़कर भाग सकता हूं। हालांकि ये लेजर वेपन बहुत शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसने मेरी त्वचा को खरोंच दिया। फिर मैं कोने का इस्तेमाल करके दोनों से पीछा छुड़ा लेता हूं। नंबर 3 को शॉक में जाते देख और कोई मदद का तरीका ना होने पर नंबर 1 बहुत गुस्सा होता है। नंबर 1 बोला, धत तेरी की मॉन्स्टर, जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो मैं तुम्हारे हाथ पैर नोच दूंगा। इस बीच दोनों को जमीन पर मॉन्स्टर का खून दिखाई देता है। उन्होंने कभी ऐसे खून नहीं देखा था जिसमें इतने मजबूत कोरोसिव प्रॉपर्टीज हों। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं वे एक निचली पाइप तक पहुंचते हैं, तो नंबर 1 एनहांसमेंट ड्रग्स का इंजेक्शन मांगता है। सॉल्यूशन के इंजेक्शन से नंबर 1 की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो कसम खाता है कि वो मॉन्स्टर को अपने हाथों से जरूर मारेगा। जल्द ही दोनों एक विशाल ओपनिंग खोज लेते हैं। ये देखकर वे अनुमान लगाते हैं कि मॉन्स्टर कॉरिडोर में भाग गया है। फिर वे कमांड रूम को स्थिति की रिपोर्ट करते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये तो मेरी सिर्फ एक डाइवर्जनरी टैक्टिक थी। जब दोनों ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो मैं सीधे हमला कर देता हूं। गोलीबारी का सामना करते हुए मैं एक को गिरा देता हूं। दूसरा ये देखकर पूरी ताकत से मुझ पर भी गोली चलाता है, लेकिन मैं दूसरे व्यक्ति का सीधे ह्यूमन शील्ड के रूप में उपयोग करता हूं। उसी समय मैं अपनी पूंछ का डंक मारता हूं, लेकिन वो उसके मुक्के से हट जाता है। इस क्लोज रेंज मुक्के को देखकर मैं तुरंत बगल से डॉजिंग का चुनाव करता हूं। सौभाग्य से मेरी गति इतनी तेज थी कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं 36 रणनीतियों का चयन करता हूं। पीछे हटना ही सबसे अच्छी नीति है। अपनी आंखों के सामने मॉन्स्टर को भागते देख ए बहुत गुस्सा होता है और मैं भी पाइप का अनुसरण करते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता हूं। वे मेरी कल्पना से ज्यादा मजबूत हैं। मुझे अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं उन्हें अब छोटे मोटे ट्रिक से बेवकूफ नहीं बना सकता। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। जल्द ही मुझे एक तरीका सूझता है। मैं उसे कैसे भूल सकता था? अभी नंबर 3 पाइप में पड़ा हुआ था, मुश्किल से जिंदा था। उसे एक बार देखने के बाद मैं सीधे उस पर हमला करता हूं।
अभी मेरे मुंह से तेज एसिडिक गैस निकल रही थी। नंबर 3 मेरी उपस्थिति देखकर डर जाता है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसकी जिंदगी खत्म कर देता हूं, क्योंकि मैं उसका यहां शिकार का इंतजार करने के लिए उपयोग करना चाहता हूं। कमांड रूम से आवाज आती है, ये कंट्रोल रूम है। नंबर 3 पर मॉन्स्टर ने हमला किया है। दोहराता हूं, नंबर 3 पर मॉन्स्टर ने हमला किया है। नंबर 1 आखिरकार नंबर 3 की पोजीशन तक वापस आता है, केवल उसे खून से लथपथ देखने के लिए। तो वो नंबर 3 का इलाज करने के लिए अपनी लेजर गन नीचे रख देता है, लेकिन अचानक एक पूंछ का डंक सीधे उसकी छाती में घुस जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक एलियन क्रीचर में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस होगी। अब भागने में बहुत देर हो चुकी थी। मैं सीधे आर्मर से बाहर आता हूं। मेरी सावधानी से बनाई गई योजना बेकार नहीं गई। तुम दूसरे शिकार से ज्यादा अच्छी महक देते हो। मैं तुम्हें धीरे धीरे जरूर चखूंगा। ये नजारा देखकर कमांड रूम में मौजूद लोग डर के मारे निढाल हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये लोग एलियन क्रीचर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आखिरी सैनिक को खाने के बाद मैं अगली जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच रहा हूं। मेरी वार्निंग मिलने के बाद वे पूरी ताकत से हमला करेंगे। मुझे पता है कि इस शिप में एनहांसमेंट डिवाइसेस की कमी है, लेकिन समस्या उनके पास जो इक्विपमेंट है उसकी है। अगर वे प्लाज्मा लॉन्चर लाए तो मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। प्लाज्मा इक्विपमेंट फ्लीट कॉम्बैट के लिए हाई एनर्जी वेपन्स होते हैं, जिनका मुख्य रूप से वॉरशिप्स और टैंक्स को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन वे बड़े और भारी होते हैं। एक व्यक्ति उन्हें नहीं ले जा सकता। हालांकि हल्के वर्जन्स भी होते हैं, वे रिडिक्युलसली एक्सपेंसिव होते हैं। तो बेस्ट मीडियम वेट प्लाज्मा लॉन्चर्स हैं। मैंने इस शिप का आर्मरी देखा है। उनके पास इक्विपमेंट है या नहीं ये क्वेश्चनेबल है, और अभी मैं कई सैनिकों को उस जगह की ओर जाते हुए देखता हूं जहां मैं पहले था। उन्हें मुझे घेरने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये एक अवसर है, क्योंकि मैं इसका उल्टा कर सकता हूं। जबकि दुश्मन गलत जगह देख रहा है, मैं सीधे उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, मुझे उस आर्नल्ड को खाना ही होगा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जल्द ही मैं ऊपर पहुंच जाता हूं। कमांड रूम में वे अभी भी इस स्क्वाड घटना को लेकर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे, और मैं इस बात का जश्न मना रहा था कि उन्होंने इक्विपमेंट अपग्रेड करने में पैसे खर्च नहीं किए, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाता। तभी अर्नल्ड ने कैप्टन से प्लाज्मा लॉन्चर इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी, लेकिन कैप्टन के मना करने से पहले ही दूसरे टीम लीडर्स ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि शिप के कैबिन में ऐसी चीजें इस्तेमाल करना अपनी कब्र खोदने जैसा था। अब मुझे यकीन हो गया कि उनके पास सच में वो चीजें हैं। नीचे हो रहे इस हंगामे को देखकर मुझे लगा कि ये मेरे लिए काम करने का अच्छा मौका है। हालांकि मैं सच में अर्नल्ड को खत्म करना चाहता था, पर उसकी पोजीशन मुझसे बहुत दूर थी। मुझे कोई दूसरा टारगेट चुनना पड़ा। जल्द ही मुझे पहला अनलकी आदमी मिल गया, वही इंसान जिसने उस दिन नंबर 26 को ड्रग्स से टॉर्चर किया था। मैंने तय कर लिया कि मेरा अगला टारगेट तुम ही हो। फिर मैंने लोहे की जाली तोड़ दी। मेरा अगाध मुंह सीधे उस रिसर्चर पर झपटा। खाने का समय हो गया था। मेरे एक ही वार से वो रिसर्चर सबके सामने बुरी तरह मर गया। फिर मैंने अपनी नजर पास के कई लोगों पर डाली। पलक झपकते ही मैंने 2 और लोगों को खत्म कर दिया। बचे हुए लोग भागने लगे और कम्युनिकेशंस ऑफिसर स्क्वाड को वापस सपोर्ट के लिए बुला रहा था, लेकिन अगले ही पल वो भी अचानक मर गया। तभी कई गोलियां मेरे शरीर पर लगी। इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये आदमी भागा क्यों नहीं? उसकी हैंडगन मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकती। क्या उसके पास कोई छिपा हुआ हथियार है? जैसे ही मैं कुछ करने वाला था, मेरे दिमाग में खुद के गोली लगने और मरने की एक इमेज कौंध गई। इस बात ने मुझे एक अच्छा लड़का बनने पर मजबूर कर दिया। वो एक प्लाज्मा पिस्तौल भी छुपा रहा था। अगर सिर या छाती में लगी तो तुरंत मौत। एक खरोच भी जानलेवा हो सकती थी। धिक्कार है, इसका मतलब है कि वो यूजेन फैमिली से जुड़ा है। मॉन्स्टर को हिचकिचाते हुए देखकर अर्नल्ड जान गया कि मॉन्स्टर ने देख लिया है कि वो अभी भी हथियार छिपा रहा है। जब उसने पिस्तौल निकाली तो बाकी सब हैरान रह गए। उसके पास इतनी रिडिक्युलसली महंगी चीज कैसे हो सकती है? अभी वो लगातार मेरी तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा ऑपरेटिंग स्टाइल उसके टीचर्स के जैसा ही है। फिर उसने सीधे ट्रिगर दबा दिया, लेकिन स्पीड के मामले में मेरा अभी भी पलड़ा भारी था। मौजूदा हालात से ये मेरे कार्गो होल्ड में पैदा होने के बाद से सबसे बड़ा संकट था, लेकिन अंतिम विजेता निश्चित रूप से मैं ही होऊंगा। इसी बीच लेजर सीधे कंट्रोल पैनल को भेड़ता हुआ मेरी तरफ आया। ये आदमी अजीब था, इसलिए मैंने अपनी वॉइड हाइपर सेंसेस एक्टिवेट की। उसकी दिल की धड़कनें बहुत स्टेबल थीं। जैसा कि सोचा था, पहले वाला डर सिर्फ एक एक्टिंग थी। उसने मुझे कुछ हद तक एनालाइज किया होगा, ये अंदाजा लगाते हुए कि मेरे पास किसी तरह का बायोलॉजिकल रडार है। मुझे उससे एक मिलती जुलती शिकारी की गंध आ रही थी, एक अनुभवी शिकारी की गंध।
लेजर को अपने पास से गुजरते हुए देखकर मैं डर के मारे कांप गया। सौभाग्य से ये कंट्रोल रूम था। मेरे पास डैमेज से बचने के लिए कई कंट्रोल पैनल थे। सामने वाले एलियन क्रीचर को इधर उधर भागते देखकर वो बहुत गुस्से में था। ये पेस्की चूहा। अभी मैंने वॉइड हाइपर सेंसेस एक्टिवेट की और उसकी बातचीत सुनी। जैसा कि सोचा था वो सिर्फ समय खरीद रहा था। ऐसा नाटक कर रहा था कि वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम था। वो समय खरीद रहा था जबकि कैप्टन और टीम लीडर्स की रक्षा कर रहा था। ये उसकी योजना थी इससे पहले कि सैनिक मुझे पकड़ने आते। तभी मेरी नजर नीचे रखे फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी। ये मुझे बहुत मदद कर सकता था, इसलिए मैंने सीधे सेफ्टी पिन खींच दी। उसकी आंखों पर पाउडर स्प्रे किया और उसे डिस्टर्ब भी किया। मैंने फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा हुआ था और चारों ओर देखा। अब हर कोई केवल एक दूसरे के सिलुएट्स ही देख पा रहा था। ये देखकर उसने तुरंत दूसरों को वहां से निकलने को कहा। मुझे कहना पड़ेगा उसकी समझ काफी अच्छी थी, लेकिन ये फैसला गलत था। फिर मैंने मारे गए लोगों की आवाजों का इस्तेमाल करके कई लोगों को डिस्टर्ब किया। जब उन्होंने सुना कि अर्नल्ड मर गया है तो वे सब घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यह सच था या झूठ। सामने वाला गोरा आदमी अत्यधिक मानसिक तनाव में अब कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, तो उसने सीधे एक आवाज पर गोली चला दी। उस आवाज के सोर्स से निकली गोली अर्नोल्ड को सीधी लगी, जिससे वो तुरंत अपनी लड़ने की ताकत खो बैठा। ये मेरे लिए अच्छा मौका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से अपनी गन उठा पाएगा। लेजर को अपनी स्किन खरोचते हुए देखकर मेरा दिल घबराहट से भर गया। ये देखकर मैं तुरंत मुड़ा और खुद को उससे दूर कर लिया। फिर मेरी पीठ से सीधे पंखों की एक जोड़ी निकली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं अगले ही सेकंड वापसी करूंगा। पल भर में अर्नोल्ड का मोमेंटम खत्म हो गया। वो गोरा आदमी सामने की आकृति को देखकर सोचा कि वो अर्नोल्ड है, लेकिन जब उसने साफ देखा तो उसे पता चला कि वो एलियन क्रीचर था। ये देखकर वो इतना डर गया कि हिल भी नहीं पाया। लेकिन अजीब बात ये थी कि एलियन क्रीचर ने उसे मारा नहीं। मैं बिना हिचकिचाए सीधे वेंटिलेशन पाइप से ऊपर भागा, क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि मुझे एक सेकंड भी वहां नहीं रुकना चाहिए। 2.5 घंटे की रिकवरी के बाद मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बचा हुआ कैप्टन अब कोई खतरा नहीं था। ये मेरे नेस्ट को बढ़ाने का भी समय था, लेकिन मुझे जगह चुनने में दिक्कत हो रही थी। सबसे पहले कैफेटेरिया था। आखिर खाने पीने की चीजें सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। अगला था आर्मरी, जहां प्लाज्मा लॉन्चर रखा था। ये एक ऐसा हथियार था जो मुझे मार सकता था, इसलिए मुझे तुरंत इससे निपटना था। फिर लैब थी, क्योंकि लैब में ढेर सारे जेनेटिक सैंपल और स्पेसिमेन थे। जब तक मेरे पास जीन फ्रैगमेंट्स होंगे मैं प्यूपा स्टेज तक इवॉल्व हो सकता हूँ। इसलिए मुझे पायरेट्स या किसी भी दूसरे संभावित दुश्मन के लिए तैयारी करनी थी। मैंने तय किया कि मैं अपना नेस्ट कैफेटेरिया लैब में बनाऊंगा। जहां तक आयन लॉन्चर की बात है, मैं जाकर उसे वापस चुरा लूंगा। मुझे प्लाज्मा वेपन्स की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि अर्नोल्ड की बातें मुझे लगातार परेशान कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे वाला आदमी क्या करता है, लेकिन वो पायरेट्स के साथ हो सकता है या उनके बीच मिला हुआ हो सकता है। अज्ञात पहचान वाले दुश्मन से ज्यादा भयानक कुछ नहीं होता। मुझे जितनी हो सके उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तभी मुझे नंबर 26 की आवाज सुनाई दी। लग रहा था कि वो आज अच्छे मूड में है। क्या इसलिए क्योंकि आज कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं आया था? ये सोचते हुए वे शायद इस सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हर कोई डर के मारे अपने अपने कमरों में छिपा हुआ था। तो क्या मुझे बाहर निकलने में ज्यादा बोल्ड होना चाहिए? इसलिए मैंने खुद को अलार्म के सामने सीधे एक्सपोज कर दिया। इस बीच दूसरी तरफ जब आर्म स्क्वाड लैब में वापस भागा तो अंदर के लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। केवल एक रिसर्चर जो ट्यूब पे रहता था वो बच गया, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स के लिए कुछ इम्यूनिटी थी, तो वो किस्मत से बच गया। फिर उस आदमी ने सुझाव दिया कि कैप्टन स्पेस पायरेट्स के सामने सरेंडर कर सकता है, लेकिन कैप्टन बहुत रेजिस्टेंट था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में चला गया। अभी कैप्टन को साफ पता था कि इतने सारे टीम लीडर्स के मरने के बाद उसमें अब स्पेस पायरेट से लड़ने की क्षमता नहीं बची थी। तुरंत भाग निकलना ही उसका इकलौता ऑप्शन था। तभी 2 सैनिकों ने एक अलग लेजर गन देखी तो कैप्टन ने उसे ले लिया। ऊपर एम्यूनेशन डिस्प्ले को देखते हुए 60% एनर्जी बचे होने के कारण उसे लगा कि लंबे समय तक चलेगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि एनर्जी डिवाइस पहले से ही डैमेज था। अभी मैं पाइप में पूरे आधे घंटे तक इंतजार करता रहा, फिर भी कोई नहीं आया। लगता है अब मुझे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सीधे लोहे की जाली तोड़ दी। मुझे नंबर 26 को देखे हुए काफी समय हो गया था। उसकी स्किन का कलर देखकर वो हेल्दी लग रहा था, लेकिन ऐसे ही यहाँ रहने से वो भूख से मर जाएगा। क्या मुझे उसे बाहर निकालना चाहिए? अमीबा की खासियत यह है कि वो खाने के मामले में पिकी नहीं होता और टॉक्सिन्स के लिए इम्यून होता है, तो उसे नेस्ट में रखना या साथ ले जाना दोनों ठीक थे। तो मैंने पूछा कि क्या वो मेरे साथ बाहर जाना चाहता है। ये सुनकर नंबर 26 बहुत खुश हुआ। वो लंबे समय से इस नरक जैसी जगह को छोड़ना चाहता था। फिर मैंने उससे थोड़ा हटके रहने को कहा।
मैंने तेजी पकड़ी और अपने माथे से सीधे कांच का टैंक तोड़ दिया। बस ऐसे ही अमीबा आखिर अपने पिंजरे से बच निकला। बाहर आने के बाद नंबर 26 ने बार बार मेरा धन्यवाद किया। ये सब करने के बाद मैंने उसे एक तरफ रख दिया, क्योंकि मेरे पास अभी भी मुझे बहुत जरूरी काम करने थे। फिर मेरे मुंह से भारी मात्रा में हराम म्यूकस निकला। मेरे लगातार हिलने से वो म्यूकस तुरंत पूरे लैबोरेटरी में फैल गया। घना हरा म्यूकस देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। पहला नेस्ट पूरा हो चुका था। फिर मैंने पास के पैरासाइट को पकड़ा। नेस्ट बनाने के बाद मुझे अपनी एनर्जी फिर से भरनी थी और नंबर 26 भी खुशी खुशी खाना खा रहा था। तभी मुझे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। ये लोग अब क्यों आ रहे हैं? कदमों की आवाज से लग रहा था कि एक सोल्जर है और दूसरा शायद एक रिसर्चर। मेरे लिए वे दोनों मेरे दरवाजे तक पहुंचाया गया खाना थे। जब उन दोनों ने लैबोरेटरी का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वे चौंक गए। पूरे कमरे में खून की नसों की तरह घना हरा म्यूकस फैला हुआ था। सोल्जर जान गया कि ये एलियन क्रिएचर का काम है, तो उसने तुरंत अपने पीछे गोली चलाई। लेकिन ये मेरे लिए बेकार था। मैंने एक ही वार में उसकी जान ले ली। सोल्जर को बुरी तरह मरते देखकर पास का रिसर्चर डर के मारे कांप गया और उसके घुटने कमजोर पड़ गए। फिर मैंने उसका सिर पकड़ा, लेकिन अचानक मुझे नंबर 26 की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। पता चला कि ये आदमी भी नंबर 26 के एक्सपेरिमेंट्स में शामिल था। नंबर 26 इसलिए गुस्सा था क्योंकि जिसने उसे टॉर्चर किया था वो उसके ठीक सामने था, तो मैंने उसे नंबर 26 के हवाले कर दिया। नंबर 26 सीधे म्यूकस के एक गुच्छे में बदल गया और पल भर में उस आदमी के सिर को लपेट लिया। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब उसका सिर पिघल जाएगा। और अभी मैं जीन्स खा रहा था। अगले ही पल एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया। लगता है जीन फ्रैगमेंट्स निकाले गए थे। निकालने योग्य प्रकार मौजूद हैं। क्या आप एप्लीकेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं? मैंने अभी 500 से ज्यादा सैंपल खाए थे, लेकिन मुझे केवल 3 गुण मिले। तो क्या मुझे तुरंत प्रकारों को अनलॉक करना चाहिए या मुझे सीधे एप्लीकेशन चुनना चाहिए? आखिर मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मैंने तुरंत कंफर्म बटन सिलेक्ट किया। अगले ही सेकंड मेरी पीठ की मांसपेशियां एक साइज बड़ी हो गईं और पैर की मांसपेशियां भी बहुत मोटी हो गईं। जबकि पास का नंबर 26 मुझे बड़ा होते हुए देख रहा था, इससे उसे बहुत ईर्ष्या हुई और साथ ही बहुत जिज्ञासा भी। फिर मैंने उसे समझाया, ये एक बच्चे से बड़े होने जैसा है, लेकिन उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। लगता है उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। खैर छोड़ो। फिर मैंने अपने शरीर को ध्यान से एग्जामिन किया। मुझे लगा जैसे मैं एक तेंदुए से गैंडे में बदल गया हूं। मेरी ऊंचाई ही नहीं बढ़ी थी, मेरी बाहें और पैर भी कठोर बायोलॉजिकल आर्मर से ढके हुए थे। और अभी मैं ये जानने के उत्सुक था कि मुझे कौन से एट्रीब्यूट बोनस मिले हैं। फिर मैंने एट्रीब्यूट पैनल खोला। नेचुरल रिकवरी, टेंटिकल्स, कंटामिनेशन ऑर्गन्स। नेचुरल रिकवरी शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ मिलकर रीजनरेशन बनाती है। सब अच्छा था। एकमात्र निराशा ये साइकिक टाइप था। हालांकि मैं जितने भी जीन्स खा सकता था वो अनलिमिटेड थे, पर नए टाइप पाने के लिए जितनी एक्सपीरियंस की जरूरत थी वो दोगुनी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर मुझे पहले वॉइड हाइपरसेंसस एनहांसमेंट मिलता है तो फिजिकल एनहांसमेंट के लिए जरूरी एक्सपीरियंस 10 से 20% तक बढ़ जाएगा। हालांकि ये गेम्स में आसान होगा, लेकिन असलियत में अनगिनत खतरे होते हैं। मैं साइकिक टाइप को अगले अनलॉक तक के लिए टाल दूंगा। चलो पहले नई टैलेंट को टेस्ट करते हैं। अगले ही पल मेरी हथेली से एक आरी जैसा टेंटिकल निकला। फिर मैंने उसकी ताकत टेस्ट की। टेंटिकल ने आसानी से पत्थर के खंभे को भेद दिया। फिजिकल एनहांसमेंट के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। अगला था कंटामिनेशन ऑर्गन। मेरे कंट्रोल से म्यूकस से अनगिनत गहरे हरे रंग का धुआं निकला। ये एसिडिक स्पोर्स थे जो दुश्मनों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या स्किन को कोरोड कर सकते थे। मैं स्किल से बहुत संतुष्ट था। इस एबिलिटी के साथ मैं पूरे शिप को एक किले में बदल सकता था। अब अगले डेस्टिनेशन पर जाने का समय था। इस बीच नंबर 26 मेरे कंधे पर कूद पड़ा। मैं जानना चाहता था कि अब मुझे देखकर क्रू का क्या रिएक्शन होगा। क्या वे जोर जोर से रोएंगे या भागने के लिए दौड़ेंगे? एस्केप पॉड्स, कितना रोमांचक सीन बदलता है। अभी लोगों का एक ग्रुप जान बचाकर भाग रहा था। जब वे एस्केप पॉड में घुसे तो डर के मारे केबिन का दरवाजा बंद करना भी भूल गए। तभी एक और आदमी ने उसे एक पैर से खोला और तुरंत कंट्रोल लीवर नीचे खींच दिया। लेकिन ये सब बहुत देर हो चुकी थी। फिजिकल एनहांसमेंट के बाद मैंने आसानी से लोहे का दरवाजा खोल दिया। अभी अंदर के लोग ऐसे थे जैसे कत्ल के लिए इंतजार कर रहे मेमने। हालांकि ये नजारे एलियन क्रीचर्स के लिए क्रूर और खूनी थे। ये आम बात थी।
जैसे ही खिड़कियों पर एक एक करके खून के निशान दिखाई दिए, स्पेसशिप जल्द ही शांत हो गया। इकलौता बचा हुआ रिसर्चर अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि कमरा अचानक शांत हो गया है। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। अजीब बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे नंगे पैर चल रहा हो। फिर उसे कुछ याद आया, वो एलियन क्रीचर था। इस बीच मैंने सीधे उसका केबिन का दरवाजा खोला, फिर उसे नंबर 26 को सौंप दिया, क्योंकि उसने सबसे पहले इसी आदमी को टॉर्चर करते देखा था। समय तेजी से 2.5 घंटे बीत गए, तो मैंने उससे पूछा कि उसे अपना शानदार बदला लेकर कैसा लग रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा था। उसे बस लगा कि इसका स्वाद अच्छा है। लगता है नंबर 26 में बदले जैसी ऊंची भावनाएं नहीं हैं। शायद उसने अभी सीखा नहीं है, या उसके पास फिलहाल इन चीजों के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है। लॉजिकली उसका कोई मोल नहीं था, लेकिन रिसर्चर्स उसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। क्या ये एक समुद्री दानव में बदल सकता था? समुद्री दानव केवल समुद्री ग्रहों पर रहते हैं, बबल अमीबा की तरह। वे 25 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा शक था कि नंबर 26 उनसे जुड़ा है। हालांकि गेम में इसका बस यूं ही जिक्र किया गया था। कौन जानता है कि असलियत बदल गई है। पूरा नंबर 26 फिर से मेरे कंधे पर कूद गया, और मैं भी प्लान के अगले स्टेप के लिए तैयार था। मेमने, तुम्हारा मौत का देवता आ गया है। मुझे अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। बिना अंदाजा लगाए मैं जान गया कि स्पेस पायरेट्स आ रहे हैं। हालांकि मैं पिछले 2 दिनों से तैयार था, उनकी हर हरकत जानता था। अभी वे स्पेसशिप पर जबरदस्ती लैंडिंग कर रहे थे। स्पेसशिप पर लगा लोगो बिना किसी शक के कंफर्म कर रहा था कि वे स्पेस पायरेट्स थे। इस बीच जैसे ही दीवार पर एक लेजर दिखाई दी, उन्होंने शिप पर तेजी से एक रास्ता खोल दिया। उन्हें पता नहीं था कि जिस पल वे स्पेसशिप पर कदम रखेंगे, वे पहले ही अपनी कब्र में एक पैर रख चुके होंगे। हल को तबाह करने के बाद वे सीधे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े। उनके कोऑर्डिनेशन लेवल से वे बहुत प्रोफेशनल थे, लेकिन क्या वे स्मार्ट थे या बेवकूफ? कोई भी सामान्य इंसान तुरंत समझ जाता कि स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे लालच से अंधे हो चुके थे। उन्हें इन चीजों का जरा भी डर नहीं लग रहा था। जैसे ही वे अंदर आए, सामने का नजारा देखकर वे चौंक गए। शिप का केबिन घने हरे तनों से ढका हुआ था, तो कई लोगों ने तेजी से अपने लीडर को रिपोर्ट किया। एक सिपाही ने कहा, शिप का केबिन ऐसा लग रहा है जैसे उस पर पेड़ उग गए हों, सब हरे तने। ये सुनकर स्पेस पायरेट बहुत गुस्से में आ गया। स्पेस पायरेट ने कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? समय 2.5 घंटे पीछे चला गया। स्पेस पायरेट्स ने अभी अभी एक जंगी जहाज लूटा था, और उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी को जिंदा ना छोड़ो, सारी औरतों और खजाने को ले लो। अभी उनके साथ कोऑपरेट करने वाला आदमी बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे लगता था कि स्पेस पायरेट्स अपना वादा नहीं निभाते। ये सुनकर स्पेस पायरेट ने सीधे उसे बेवकूफ कहा। वे सबसे ज्यादा धोखेबाज लोग थे, उसकी बुनियादी ऑपरेशन को ही बर्बाद कर रहे थे। उस आदमी से निपटने के बाद स्पेस पायरेट लीडर बोला, उसे यहां लाओ। जल्द ही एक बहुत ही शर्मीली दिखने वाली लड़की सबके सामने आई। पता चला कि उसने कनेक्शन के जरिए अर्नोल्ड से एक बिजनेस डील के बारे में बात की थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से उससे संपर्क नहीं कर पाई थी। हालांकि स्पेस पायरेट गुस्सा था, उसने फिर भी पूछा कि उनका कैप्टन कौन है। ये सुनकर कि वो सैमुअल फैमिली का है, उसे बहुत ज्यादा शक हुआ। साथ ही उस यूजीन फैमिली की औरत से निपटना साफ तौर पर एक जाल था, क्योंकि उसे लगा कि मेगा कॉर्पोरेशन के अंदर का माहौल हाल ही में अजीब हो गया है। ऐसा लग रहा था यूजेन फैमिली के लीडरशिप पोजीशन को चुनौती दी जा रही है। हालांकि उनका मुख्य बिजनेस इंटरस्टेलर स्पेसशिप डेवलपमेंट है। वे पर्दे के पीछे जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करते हैं। अभी स्पेस पायरेट सोच रहा था कि क्या वो उस महिला के अवशेष यूजेन फैमिली को सौंप दें। शायद वे एक एक्सचेंज करने के लिए खुश होंगे। उसे पैसे की बू आ रही थी। फिर स्पेस पायरेट ने तुरंत उस स्पेसशिप को लूटने का आदेश दिया, क्योंकि ये उनका इलाका था। जब महिला मुड़ी तो उसने एक अलग ही एक्सप्रेशन दिखाया। जैसे ही स्पेस पायरेट ने अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुनी, उसने तुरंत खुद जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि स्पेस में पौधे हो सकते हैं। उस रोमेल शेर के सिर को देखकर चलो उसे लायन डॉग कहते हैं। अभी मैं उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। ये इंसेक्ट पर्सन अपने शरीर से फेरोमोन्स निकाल सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक बायोकेमिकल पर्सन भी है। उनका दिल मैकेनिकली बना है। इन पायरेट्स के ओवरऑल जीन्स अच्छे हैं। लगता है मेरी एवोल्यूशन की कंडीशंस तय हो गई हैं। तभी मेरी नजर एक अजीब शख्स पर पड़ी। ये शख्स इतना साधारण क्यों लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उस शख्स के दिमाग में कंप्यूटर कुछ ज्यादा ही परफेक्टली काम कर रहा हो। जब चीजें असामान्य हों तो कुछ गड़बड़ जरूर होती है। मुझे उस पर ध्यान देना होगा। फिर मैंने नंबर 26 को यहीं रुकने को कहा। वैसे भी उसके जाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। मैंने पास के प्लाज्मा लॉन्चर की तरफ इशारा किया। मैं बोला, तुम्हें बस इसे देखने में मेरी मदद करनी है। काम सौंपने के बाद मैं मुड़ा और चला गया। अब यह इकलौता मौका था। जब दुश्मन की अलर्टनेस कम हो जाती है तो वे बहुत लालची होते हैं। शायद वे रिसर्च शिप और मदरशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वे असॉल्ट और डिफेंस टीमों में बढ़ जाएंगे, और मेरा शिकार शुरू होने वाला था। जब मैं हैच से गुजरा तो अंदर के सभी सेंसर्स को पायरेट्स ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खुद लूटे जाने वाले बन जाएंगे। जल्द ही मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर पहुंच गया। यहां से कंट्रोल रूम ज्यादा दूर नहीं था। यहां 2 रोबोट गार्डिंग कर रहे थे। एक बार हमला होने पर वे सेंट्रल एआई सिस्टम को नोटिफाई कर देंगे। मैं उनके पास से बिना पता चले कैसे गुजर सकता हूं?
लेकिन उससे पहले चलो पहले कुछ खा लेता हूं। मैं शिप पर हर किसी की पोजीशंस जानता था, तो मैंने उनका सबसे कमजोर पॉइंट ढूंढा, जहां सिर्फ एक इंसान और एक इंसेक्ट पर्सन थे। मैं उन्हें यहीं से बाहर कर दूंगा। तो मैंने सीधे फ्लैंकिंग असॉल्ट शुरू किया। जब इंसान को खतरा महसूस हुआ तो वो सोच नहीं पाया। अचानक हुई इस सिचुएशन ने इंसेक्ट पर्सन को हक्का बक्का कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने तुरंत सिचुएशन रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड उसे मेरे आरे वाले टेंटिकल ने कंट्रोल कर लिया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, उसका हाथ पहले ही जमीन पर था। मैंने सुना था कि इंसेक्ट पर्सन्स की स्किन बहुत सख्त होती है, तो मैंने अपनी आयरन हेड स्किल को टेस्ट करना चाहा कि कौन ज्यादा मजबूत है। अप्रत्याशित रूप से एमॉर्फ के हाथ के नीचे वो क्रिस्पी चिकन जैसा था। पलक झपकते ही मैंने उसे तहस नहस कर दिया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, एनपीसी प्रजातियों को खाने से एवोल्यूशन की शर्तें पूरी नहीं हो सकती। फिर मैंने जमीन पर गिरा कम्युनिकेटर उठाया और इंसेक्ट पर्सन की पहचान का इस्तेमाल करके उनसे बात की। जवाब मिलने के बाद वे आखिर रिलैक्स हुए। ये सब करने के बाद मैंने एक और दरवाजा खोला, फिर कमरे के सेंटर में आ गया, क्योंकि यहां मैं एआईज को अलर्ट करने से बच सकता था। मेरे एसिडिक ब्लड के करोजन के तहत शिप का कोर जल्द ही मेरे सामने आ गया। अगर मैं उसे सीधे नेस्ट कर देता तो वे निश्चित रूप से इस जगह को जल्दी खोज लेते, लेकिन मैं वेनम की इंटेंसिटी को कम कर सकता था ताकि वो धीरे धीरे करोड़ हो। इस बीच दूसरी तरफ जब लाइन डॉग और उसका क्रू कंट्रोल रूम पहुंचे तो अंदर की फुटेज देखकर वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अंदर बचे हुए लोग पागल हो गए थे और वहां अजीब पौधे